बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आपकी ईद जो है वो बहुत ज़बरदस्त गुजरी होगी, छुट्टियों के बाद बैक टू वर्क हो चुका होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में, वेलकम। और जी हाँ, आप एक्सेप्ट कर लें कि जनाब वर्किंग डेज जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन माहम आपकी जो एनर्जी आती है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे लगता है कि छुट्टियों में आप सही रिबूट हुई हैं और बहुत ज़्यादा आप रिचार्ज होकर जो है वो वापस आई हैं। तो जनाब आप भी ऐसी एनर्जी के साथ अपने अपने वर्क स्टेशंस पर जाएं, ज्वाइन करें और अपने कामों को भरपूर तरीके से सरअंजाम दें। और जहाँ तक एन्जॉयमेंट की बात है तो जनाब हमारा प्रोग्राम तो हाजिर है। प्रोग्राम में आज हम बहुत से अहम मुल्की और आलमी मामलात को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरान पर जारी अमेरिका और इसराइल की जारहियत के 25वें रोज़ के हवाले से, जहां ट्रंप के हम देख रहे हैं कि 5 रोज़ा वक्फे ने दुनिया को हैरान कर रखा है। क्या ये किसी बड़े मुआहदे की नवीद है या कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है, नई साजिश हो रही है? साथ साथ जिक्र होगा आलमी यौम टीबी का। क्या महज एहतियात और मुकम्मल इलाज से हम इस पोशीदा दुश्मन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं? और अगर आप मुस्तकबिल की फ़िक्र में हैं तो सितारों की चाल में जानेंगे कि किस्मत आप पर मेहरबान है या फिर आपको किसी बड़े इम्तिहान का सामना हो सकता है। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ नाजरीन, अवाम की जेब पर पड़ने वाले उस नए बोझ का तजिया भी करेंगे, जहां हाई ऑक्टेन की कीमत हम देख रहे हैं 600 रुपये पार कर गई। और क्या ये पेट्रोल मज़ीद महंगा करने की तदबीर है, इस पर भी बात होगी। और क्रिकेट के दीवानों के लिए PSL की रैंकिंग और तमाशाइयों के बगैर मैचेस के इनकाद पर भी बात होगी। और PSL छोड़कर IPL ज्वाइन करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ PCB के कानूनी एक्शन पर भी रोशनी डालेंगे। और जर्मनी में मुलाजमत के जी सुनहरी मौक़े और वीज़ा के हुसूल के दुरुस्त तरीके भी आपको बताएंगे, ताकि आप किसी धोखे का शिकार ना हो। तो बस जुड़े रहना, आपने जो मिलना हो वो तो मिलके रहना है वहाँ। जी बिल्कुल, और बेहतरी मिलेगा। प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारहियत 25वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। और अब ऐसा दिखाई देता है कि अमेरिकी सदर की धमकियां जो हैं वो बैकफायर करने लग गई हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मज़ खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, ना खोलने की सूरत में ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी दी। मगर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के ऐलान के बाद अब अमरीकी सदर ने प्लान को 5 दिन तक मौखर कर दिया। और ट्रंप का दावा है कि जी मुज़ाकरात के 15 निकात तय पा चुके हैं, जिनमें जौहरी प्रोग्राम का खात्मा सरे फहरिस्त है। मगर ईरान इन मुज़ाकरात की अभी तक तरदीद कर रहा है। और इस संगीन सूरत हाल में पाकिस्तान और रूस जैसे ममालिक सिफारतकारी का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसराइल की जानिब से हम देख रहे हैं कि तेहरान के मरकज़ पर फ़ज़ाई हमले भी जारी हैं। तो क्या ट्रंप की पीस थ्रू स्ट्रेंथ यानी ताकत के जरिए अमन की पॉलिसी कामयाब होगी, या फिर हम एक ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं जिसका ईंधन पूरी दुनिया बनेगी आगे चलकर? इन तमाम दिफाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया मारूफ माहिर दिफाई उमूर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। मसूद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सर, सदर ट्रंप ने पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर पसे पर्दा मुज़ाकरात का दावा भी कर दिया, जबकि ईरानी मीडिया को देखे तो वो इसकी तरदीद करता नजर आता है। आपको क्या लगता है कि अमरीकी सदर की धमकियां क्या बैकफायर करने लगी हैं, और इस खामोश सिफारतकारी की हकीकत क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में बैकफायर भी आप कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन ये है कि एक जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि दीवार इज गेटिंग कॉस्टली। और स्पेशली जिस तरीके से इम्प्लीकेशंस हुई है, नॉट ओनली जो GCC कंट्रीज है जो उन पर बड़ा प्रेशर है, और जो एक स्ट्रेटजी ईरान की थी इंटरनेशनली भी आप देख लीजिए, इसकी इम्प्लीकेशन हम देख सकते हैं। इन्फ्लेशन है, शिपिंग में मसले, इंश्योरेंस के मसले आ रहे हैं, और जो गैस के प्राइसेस, सोरिंग प्राइसेस हैं, ऑयल के प्राइसेस हैं, स्पेशली जो अमेरिका के अपने एलाइज है उसको इफेक्ट कर रही थी। और फिर आपने ये भी देखा है कि नेटो कंट्रीज दे वर नॉट विलिंग कि ज्वाइन कर लें। और सिमिलरली हमने ये भी देखा यूरोपियन यूनियन भी नहीं थी। फिर एक जो मिसाइल जो फायर हुआ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में टुमास डेगो गार्सिया, तो उसका भी लोग का भी कहानियां मिस्ट्री है कि किसने फायर किया। ईरान ने डिनाई किया, और फिर ये भी पॉसिबिलिटी है उसको फायर करके ल्यूर इन करने की कोशिश की गई यूरोपियन यूनियन और नेटो को, कि ये अगर यूरोप को हिट कर सकते हैं या उनके बेसिस पे आ सकते हैं, तो ये एक थ्रेट है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट इस तरह हो रही थी। फिर एट द सेम टाइम देखें कि जब उन्होंने थ्रेट किया कि 48 आवर्स में हम ये करेंगे, और जो बोशर में उनका जो
न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर जी। उधर हिट होता है तो उसके सीरियस इम्प्लीकेशन था उसके। आप देखें रेडिएशन भी होनी थी, बहुत सारी चीजें होनी थी। बट एट द सेम टाइम ईरान ने भी अपनी एक लिस्ट जारी कर दी थी कि इनकेस ऐसा होता है तो हम इन एरियाज को हिट करेंगे। इसमें सऊदी एरियाज शामिल थे, यूके, यूएई का, कतर का, बहरीन का, कुवैत के भी एरियाज थे। नॉट ओनली पावर प्लांट्स थे, उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट्स का भी जिक्र था। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो फ्यूचर है, फ्यूचर की जंगें जो होंगी वो तेल पे नहीं होंगी, वो पानी पे होंगी। क्योंकि 70 to 80% पानी जो है दे आर गेटिंग थ्रू डिसैलिनेशन प्लांट्स है जीसीसी कंट्रीज जी के। तो बहुत बड़ा एक सीरियस फैक्टर है। लेकिन दरमियान में आपने देखा होगा कि एक तो रियलाइजेशन भी थी कि वार कॉस्टली हो रही है, ईरान को आप इतना फोर्स नहीं कर सकते लाइक वेनेजुएला या एनी अदर कंट्री। और ईरान ने अपनी जो हिकमत अमली थी वो एक जब लंबी जंग लड़ने की वो तैयार थी उनकी। तो देयरफॉर दरमियान में अचानक आपने देखा है कि पाकिस्तान का नाम आया है जी और पाकिस्तान का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का किरदार उभर आया है। और इसके बाद से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस तरह बातचीत की है तो वी कैन डिटेल डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में किसमें क्या मुज़म्मरात होंगे। जी जी। अच्छा मसूद साहब, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ अगर बात चल रही है, मुतालिबात मानने और मनवाने की भी बात चल रही है। ट्रम्प का कहना है कि जी जोहरी प्रोग्राम का खात्मा मुआहदे का पहला, दूसरा और तीसरा नुक्ता है। क्या ईरान अपनी बका की अलामत समझे जाने वाले इस प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का आपको लगता है कि ख़तरा मोल ले सकता है? मेरे ख्याल में कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बातचीत हो रही थी, जो देखें जो जिनीवा में हुई, जो नेक्स्ट वियना में होनी थी, ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी थी। तो उस पर तो कोई मसला नहीं होगा। ऑलरेडी देखे जो रहबर थे, जो अली खामनाई शहीद ने ऑलरेडी एक फतवा भी दिया था इसके अगेंस्ट। तो वो एक पॉसिबिलिटी थी। तो इसमें कोई मसला मेरे ख्याल में नहीं होगा। और लाइकली इसमें वो दे वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मसले जो प्रेशर है अमेरिका के लिए भी है, ईरान के लिए भी है। और देखें जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रही है, ऑलरेडी मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी। दरमियान में देखें कि जो बिहाइंड द सीन जो बातचीत चल रही थी उससे जिस तरीके से ट्रम्प ने भी कहा कि एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है बातचीत में, जी तो जिसमें यकीनन इसमें की इम्पोर्टेंट जो ईरान की तरफ से है, उनके स्पीकर है मजलिस के और फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर है, वो बातचीत में शामिल हैं। जी और यकीनन इसमें एक बहुत लाइकली एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, उम्मीद की जा सकती है। सर ये ब्रेक थ्रू ब्रिगेडियर साहब देखा जाए तो किस कॉस्ट पर होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो रिजीम चेंज की ख्वाहिश है वो ख़त्म नहीं हो रही, और एक बार फिर उसका वो इजहार करते भी नजर आ रहे हैं। मौजूदा जो दाखिली हालात हैं उसमें क्या ईरान के अंदर किसी बड़ी सियासी तब्दीली के इम्कानात आपको नजर आते हैं, या फिर बैरूनी जारियत ईरानी कौम को मजीद मुत्तहिद ही करेगी? देखिए ऑलरेडी ईरानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। जिस तरह मैंने कहा कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है तो वो इस जंग को सस्टेन कर सकते हैं, 6 महीने तक ये लेके जा सकते हैं। लेकिन 2 महीने से अगर अंदर ये जंग बढ़ जाती है, अगर 2 महीने तक भी, जी जी आप उसकी इम्प्लीकेशन रीजन में देख लें कि कहते हैं कि कुवैत और जो कतर के जीडीपी है वो 14% गिर जाएगी। तो आप फिर वो देख लें, और बाकी जो जीसीसी कंट्रीज के बताते हैं 3 to 5% गिरेगी। एंड दे विल टेक डिकेड्स टू रिकवर फ्रॉम इस सेटबैक से। तो आप देखें प्रेशर कितना है। फिर देखें ट्रम्प ने कल ये भी कहा कि वो मुश्तबा खामनाई के, उन्होंने कहा कि हमारे कोई वो नहीं है, हम उसको हिट डे करेंगे। तो रियलाइजेशन है, क्योंकि ईरानी कौम मुत्तहिद हो गई है, एक दिस इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बेसिकली जो दे आर डिसीजन मेकिंग तो यही कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई हार्ड लाइनें ज्यादा सख्ती इसमें आ गई है। तो ये भी फैक्टर्स है, वो समझते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। और फिर खित्ते के ममालिक का भी बड़ा प्रेशर है, देखें कि वो भी उस पर बात कर रहे हैं। जी जी। अच्छा मसूद साहब, इसराइल का दावा है कि ईरानी मिसाइल लंदन और पेरिस तक पहुंच सकते हैं, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म इसकी नफ़ी कर रहे हैं। तो क्या इसराइल जंग में शामिल होने के लिए दूसरे ममालिक को उकसाने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि जो अंडरस्टैंडिंग ईरान ने दी थी, दुनिया को दी थी, कि हमारे जो मिसाइल्स हैं वो उनकी लिमिट है 2000 किलोमीटर है। और जिस तरीके से मिसाइल जो हिट हो रहे थे इसराइल, और उनकी कैपेसिटी ऑलरेडी थी, कैपेबिलिटी थी कि वो वेस्ट सम पार्ट्स ऑफ यूरोप है। लेकिन डेगो गार्सिया की तरफ जो मिसाइल गया है दैट वाज 4000 किलोमीटर। सो वो बड़े, जिस तरह मैंने कहा, दैट वाज ए मिस्टीरियस। और प्रॉबली मुझे जो मेरे अपने असेसमेंट के मुताबिक प्रॉबली ये वाज ए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था।
और इसमें जी। बेसिकली जिस तरीके से नेटो कंट्रीज ने रिफ्यूज कर दिया था, यूरोपियन यूनियन ने रिफ्यूज कर दिया था टू बी पार्ट ऑफ अमेरिकन जो अटैक्स हैं, तो फॉर क्लियरेंस ऑफ स्पेशली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, तो उस उनको ल्यूर इन करने के लिए जिस तरीके से आपने देखा साइप्रस पे पहले पास में हमले हुए थे, और फिर जी। या तुर्किया पे हुए हैं, और इसके बाद यहाँ पे हुए डेवो गार्सिया में देखा अमेरिका और यूके के बेसिस हैं। तो एक सिग्नलिंग थी, तो मेरे ख्याल में बेसिकली दे वर ट्राइंग टू ड्रैग बाकी जो पावर्स है इसको अंदर लाने के लिए। तो मेरे ख्याल में उधर भी काफी समझ है कि ये मसले हो सकते थे, देयरफॉर उन्होंने एज सच अपनी कोई जोश नहीं दिखाया कि टू बी जी। पार्ट ऑफ अमेरिकन फोर्सेस। अच्छा मसूद साहब, अगर हम देखें तो ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर हमले ना रोके गए तो फिर वो समुंदर के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा देगा। अस्करी लिहाज से ज़रा बताइएगा कि माइन वॉरफेयर खलीज में बहरी आमदोरफ्त को कितने अरसे तक आप समझते हैं कि मफलूज कर सकती है? देखें कि ईरान के पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं और ईरान इसको कर सकता है। खाली देखें, एक दिस इज वन, आप समझ लें कि एक हरबा है कि आप नेवल माइंस को लेकर दें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कर देंगे तो बड़ा, फिर उसके क्लियरेंस के लिए यूनिट मैसिव स्वीपिंग ऑपरेशंस चाहिए, फिर दुनिया के और भी जहाज आएंगे जिस तरह बास ममालिक ने कहा इन दैट केस वी कैन हेल्प अमेरिका। तो दैट इज वन थिंग। और उसके अलावा आप देखें कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है ईरान के लिए, इट इज डिफेक्ट ऑफ कंट्रोल में है। एक तो ये है कि देखें जो कोस्टल लाइन है उसके ऊपर ईरान के डिफेंसिव पोजीशन है, वहाँ पे मिसाइल्स भी लगे हुए हैं, बाकी वेपन सिस्टम भी लगा हुआ है। फिर ऑल अलोंग पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के नीचे टनल्स हैं, टनल्स के अंदर मिसाइल्स हैं, और वो मिसाइल्स आप किसी वक्त भी वहाँ से फायर कर सकते हैं। और गदर 380 के नाम से 1000 किलोमीटर के रेंज के मिसाइल्स लगे हुए हैं। इनके पास मेजर सबमरीन्स है जो शैलो वाटर में भी ऑपरेट कर सकती हैं, स्पीड बोट्स हैं, अनमैन्ड वाटर क्राफ्ट भी हैं। सो उनके आप समझ लेते हैव ए सुपीरियरिटी एज फार एज कंट्रोलिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंसर्न कि वो वहां पे कर सकते थे। और दैट्स व्हाई आपने देखा है कि वहां पे जो मेरीन्स की मूवमेंट हुई है, एक मेरीन्स का दस्ता आप समझ ले जो एक्सपेडिशनरी फोर्स 31 वो दे ऑलरेडी इन द रीजन, और जो 2500 से यूएस ट्रिपोली के साथ आए, और एक और यूएसएस बॉक्सर है इन रूट है वो भी पहुंच रहा है। तो एक ये इंडिकेशन था कि ये वहां पे खरक आइलैंड पे भी उतर सकते हैं या कोस्टल शोर्स पे भी उतर सकते हैं, कि वो वहां पे कंट्रोल करें, सब्सिक्वेंटली वहां पे स्वीपिंग ऑपरेशन हो और इसके बाद वहां से कोई शिप का गुजरना हो। लेकिन ये बड़ा कॉस्टली है, मैसिव कैजुअलिटीज के चांसेस हैं इसमें। और फिर आपको पता है कि अगर ऐसे सूरत हाल होती है तो कि वो जो अमेरिका में जो सही पब्लिक ओपिनियन है वो ट्रम्प के अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर। बिल्कुल मसूद साहब, मिड टर्म इलेक्शन भी हैं और पब्लिक ओपिनियन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी जा सकता है, और सूरत हाल अभी भी हम ऐसी ही देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत से लोग थे जो ये जंग नहीं चाहते थे, और फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग जो है वो शुरू कर दी, और प्लान भी नहीं था और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद अगर हम पाकिस्तान के किरदार की बात करते हैं, और जैसे कि हम कर भी रहे थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से यकजहती का इजहार किया है, तो पाकिस्तान के लिए इस जंग में गैर जानिबदार रहना कितना मुश्किल होगा अगर ईरान के पावर प्लांट्स पर बराह रास्त हमला होता है? पहले जो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कल के डेवलपमेंट्स हैं, और जिसमें बातचीत की जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है, तो बिहाइंड द सीन देखें सबका मुतफ़िका फैसला है। 3 ममालिक का मेन रोल था, दैट वाज पाकिस्तान, तुर्किया और इजिप्ट का। लेकिन मेजर रोल था, फाइनेंशियल टाइम ने खबर कैरी की है, एक्सियोस ने खबर कैरी की है, दैट वाज पाकिस्तान का रोल है। और उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्पोक टू यूएस लीडरशिप इतवार को। तो दैट इज बड़े मैसिव किस्म के डेवलपमेंट है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। पाकिस्तान की जो वैलिडेशन है दुनिया भर में वो हो रही है, पाकिस्तान का जो एक्सेस है पावर सेंटर्स में ईस्ट में और वेस्ट में पाकिस्तान की वो रिकग्नाइज हो रही है। पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है, और लाइकली ये खबर अभी है फाइनेंशियल टाइम्स में किसी हफ्ते में
लाइकली एक समिट होने वाली है या बातचीत होने वाली है पाकिस्तान में, जो अभी फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कोट किया है कि इसमें जी डेवेंस यहाँ पे आ सकते हैं, कुशनर भी आ सकते हैं, स्टीव विटकॉफ भी आएंगे, फिर ईरानियन ऑफिशियल्स भी यहाँ पे होंगे। यहाँ पे कोशिश इस्लामाबाद में की जाएगी कोई आपस में कोई बातचीत तो करके एक अंडरस्टैंडिंग है। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, ग्लोबल रेलेवेंस, दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। और डिस्पाइट इफेक्ट आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान में क्या अगेंस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप के अगेंस्ट बहुत एंटी नैरेटिव, जो मुखालिफ नैरेटिव्स चले थे, लेकिन देखें उसके बावजूद यहाँ पे कोशिश की गई थी सेक्टेरियन रिफ्ट क्रिएट करने के लिए, एक डिवाइड क्रिएट करने के लिए, लेकिन उसमें भी उनको शिकस्त हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी सारी चीजें जो है ब्रिगेडियर साहब हम देख भी रहे हैं, और इनको काउंटर भी किया गया और वो खुद ब खुद दम भी तोड़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और सारी दुनिया जो है मई वॉर के बाद पाकिस्तान की अहमियत और कदर को जान चुकी है, और पाकिस्तान इसलिए एक बड़ा अहम किरदार भी अदा करने जा रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके। यकीनन आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो अहम से अहम तरीन होता जा रहा है, और हम इस्लामाबाद में कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी भी देखने जा रहे हैं जहाँ पर अमेरिकन ऑफिशियल्स भी आ सकते हैं और साथ साथ ईरानी ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आ सकते हैं और बैठकर कोई बातचीत हो सकती है, और इस सब की मुसालियतकारी में पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार। और उज़ैर, सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनली वो जो थोड़ी फ़ज़ा है ना मुज़ाकरात वाली, वो जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है, और वी होप कि मुतालिबात जो हैं वो एक दूसरे के कोई माने जाएं और मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ थोड़े से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि मैं सुपर पावर हूँ, जो मैं कहूँगा वैसे ही होगा और तुम्हारा कोई मुतालबा जो है वो नहीं माना जाएगा। तो इस सूरत में तो कभी भी वो ईरान भी मुज़ाकरात पे नहीं मानेगा, आमादा नहीं होगा। तो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए दोनों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब थोड़ी मौसम की बात होनी चाहिए। मैं यही कह रही थी, उज़ैर पूछ ही नहीं रहा, आज तो बहुत अच्छा मौसम था और दिल का मौसम भी अच्छा है। छुट्टी के बाद हाँ ना, एनर्जी अच्छी होती है इंसान की, तो दिल का मौसम अच्छा है। अच्छी खबर है मुझे लगता है अच्छे मौसम के साथ। नाज़रीन, आप जरा मौसम का हाल अहवाल जाने, मैं जरा दिल का हाल अहवाल मालूम करने की कोशिश दिल का हाल अहवाल ये है कि जब मौसम अच्छा हो ना, दिल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और ईद हमने बहुत अच्छे से भरपूर सेलिब्रेट किया क्या आपने? एक्टिविटीज तो बताई नहीं है वहाँ, मौसम इधर ये कहीं नहीं जाता मौसम। आप अपनी एक्टिविटीज बताएं। नींद पूरी हो जाना भी बहुत सुकून की बात होती है। तो अच्छे से टोटल एंजॉयमेंट ये थी आप? नहीं, खाया पिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, अपनों के साथ आप जरा टाइम स्पेंड करें तो जरा फ्रेश होके आते हैं। तो हम बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल इसी ताजगी के साथ जाके मौसम का भी बताएं हमें। जी चलते हैं और देखते हैं कि जी आज का मौसम जो है वो कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मौसम खुश्क और मतला जुज़ी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम 3 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि स्कर्दो का रुख करें तो स्कर्दो में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 8 और कम से कम -4 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मौसम खुश्क और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 24 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 19 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। यहाँ हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 29 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 13 और कम से कम 4 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और अब नज़र डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन यानी कि पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 31 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि शहर बेमिसाल
इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 29 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 34 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा बादल दोपहर तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे बलोचिस्तान की। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 22 और कम से कम 10 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खुजदार, केच, पंजगोर, आवरान, चागी, नोशकी, कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, हरनाए, कलात और मस्तोंग में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताहम इस दौरान चंद मकामात पर याला बारी की भी तवक्को की जा रही है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबे सिंध का मौसम, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 31 और कम से कम 23 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 34 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बालाई अजला में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। जनाब, मौसम की सूरत हाल आपने जान ली है। इसके मुताबिक आप अपने मामलात को तरतीब दे सकते हैं। अभी ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आलमी यौम टीबी आज है, उस पर बात करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। आज 24 मार्च है। ये दिन हमें एक ऐसे खामोश कातिल की याद दिलाता है जो सदियों से इंसानियत के लिए ख़तरा बना हुआ है। और हम बात कर रहे हैं टीबी की। टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक समाजी चैलेंज भी है, जहां आगाही की कमी और इलाज में गफलत ज़िंदगी के चिराग गुल कर देती है। और आज हम बात करेंगे कि क्या हम वाकई इस मौतदी मरज़ की संगीनी को समझ पाए हैं या महज एक खांसी समझकर इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। और सबसे अहम सवाल कि क्या रिवायती तरीका इलाज के साथ साथ कुदरती ज़राए या नेचुरोपैथी इसमें कोई मददगार साबित हो सकती है। टीबी के खिलाफ इंसानी मुदाफ़ियत और कुदरती तरीक़ाकार कितना इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल साइंस का हम समझ लें मुतबादिल है या फिर मौवन है, ये जान लेते हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील मेहरवी साहब से। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद जमील साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। नेचुरोपैथी के एतबार से बताइएगा, नुक्ता नज़र से, कि क्या टीबी के फैलाव की जो बुनियादी वजूहात हैं वो क्या है? देखिए, टीबी का मर्ज़ किसी दौर में वाकई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता था और उसके बाद बेशुमार इससे मसाइल पैदा हुए पूरी दुनिया में। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि टीबी जो है वो नापैद हो चुकी थी और ख़त्म हो गई थी तकरीबन, ऑलमोस्ट। बहुत कम, रेयर कोई पेशेंट मिलता था। उसके बाद एक बायोलॉजिकल वार शुरू होती है और उस बायोलॉजिकल वार में जब हम आलू की फसल को जब हम बहुत ज़्यादा खाद लगाना शुरू हुए और केमिकल और उसके ऊपर स्प्रे शुरू हुआ और फिर हमने आलू को कसरत से लेना शुरू किया। आप देख लें कि इस वक्त फ्रेंच फ्राइज़ तो बड़ी आम सी बात है कि चाय बन रही है जी, फ्रेंच फ्राइज़ हो जाएं साथ इसके। अच्छा, हल्की सी भूख आई है, क्या करें, फ्रेंच फ्राइज़ हो जाएं। और जितना फास्ट फूड इस वक्त पूरी दुनिया में बिक रहा है और जितना खाया जा रहा है, हर फास्ट फूड के साथ आप देख लें कि एक प्लेट बड़ा, एक प्लेटर टाइप बड़ा सा जो है वो, उसमें वो पोटैटो का जो है वो बड़ा आंसर शामिल है। तो आलू की वजह से टीबी जो है वो पूरी दुनिया में वापस आ गई है। अच्छा। और अलमिया ये है कि हम इसको समझने से ही कासर है, बल्कि जो लोग बिल्कुल ही नहीं जानते किसी भी चीज़ को, वो नीचे अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स कर रहे होते हैं। पता कुछ नहीं होता, अपना नहीं पता होता कि हम कहाँ बैठे हैं। मतलब वो जहाँ फिजिकली बैठे होते हैं, मेंटली वहाँ नहीं होते, तो वो लोग ऐसे अजीबो गरीब कमेंट्स करते हैं कि साडा नाना भी खांदा सी, साडे दादा भी आलू खांदे सी, असी भी सारे आलू खा रहे। बीमारियां, उसके मसाइल हम नहीं देख रहे कि किस तेज़ी से वापस आ चुके हुए हैं। तो आलू की जो फसल है या आलू की जो इस्तेमाल है, ये ट्यूबरकुलोसिस को वापस दुनिया में ले आया। एक ज़िमनी सवाल कि काश्त में मसला है, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं खाद, या हमारा उसको खाने का तरीका गलत है? नहीं, देखें, एक तो काश्त के अंदर ये है कि जो हम उसको
खाद बहुत ज्यादा लगा रहे अच्छा। हैं और उसके बाद जो उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, ये दो चीजें तो पहली बात है, इसको कंडेम्ड करते हैं हम कि ये नहीं होनी चाहिए, हमें ऑर्गेनिक चीजों की तरफ आना। यानी कि मैरवी ये वो साहब, मसला है। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो फिर अमेरिकन सुंडी का खात्मा कैसे होगा? उस सर अमेरिकन सुंडी कोई नहीं है, बात यह है कि जी मैं आपको एक चीज आज दे देता हूँ और बल्कि किसान को देता सुंडी आलू हूँ कि आप इसको चेक करके देख लीजिएगा, अगर किसी का नुकसान हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इंशाल्लाह उसका नुकसान का चैलेंज कर रहे हैं मैं करूँगा। देखें, आप अपनी फसल में ये खाद और स्प्रे लगाने के बजाय जिन चीज़ों से आप बचाना चाह रहे हैं ना, आप वहाँ पे सूरा रहमान की तिलावत चला के देखें उस फसल में, उस खेत में, अच्छा, तो उसके बाद उसकी अफादियत देखिएगा और उसके बाद वहाँ किसी तरह का कोई नुकसान हो जाए तो वाह, मतलब ये चैलेंज के साथ मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। ये तो और पैदावार भी उतनी ही रहेगी। पैदावार उससे ज्यादा अच्छी होगी। वाह वाह वाह, और हमारे दौर में जब हम छोटे थे, आपको याद होगा कि आलू जो है वो बहुत छोटे छोटे भी आया करते थे। जी जी जी। अब तो आप जो भी आलू लेने जाए ना, आपको आप उसे कहीं ना मतलब पाई आधा किलो किसी को चाहिए अगर, तो वो हैरान होता है कि यार मैं ये तो एक आलू डाल दिया उसने। तो इतने बड़े बड़े जो आलू है ना, वो ब्रायलर मुर्गी की तरह से हमने वो कर ली है, खाद और स्प्रे डाल डाल के उसको, और खाद ज्यादा डाली जाती है, बहुत ज्यादा डाली कुछ तो जाती ऐसे भी होते हैं वो उग भी रहे होते हैं जी। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसके बाद उसको खाने का जो है वो फिर जो हमने बात कर दी कि फ्रेंच फ्राइज चिप्स बना बना के, बल्कि लफ्ज़ लोगों को चिप्स भी नहीं कहना आता, लोग पंजाबी च कहते हैं चिप्स बना लो, ठीक है, और अन्नी बंदे ने उदे। तो ये चीजें गलत हैं। आप फिर देख लें कि जो बच्चे आपको बर्गर फैमिली बच्चे नजर आते हैं ना, जी जी जी, कल पिछले ईद के 2-3 दिन जो रश रहा है पार्क्स में इधर उधर, खाना तो बच्चों का फेवरेट मशगला है। आपको चिप्स खाने वाले नजर आएंगे कह सकते हैं कैसे आलू बने हुए। तो ये चीज ना, ये उसको वापस ले आई है। इसकी वजह से आपके, और दूसरी बात इसमें कि टीबी का गलत इलाज है जो इस वक्त हो रहा है, उसमें एक माफिया है जो सिर्फ अपनी दवाइयां बेचना चाहता है। अच्छा, और वो उन्होंने लगा दिया है कौम को कि आपने सुबह उठ के खाली पेट ये हाफ उंगली के बराबर जितनी गोली और वो मायरन पी का इस्तेमाल अंधाधुंध 4-4 गोलियां सुबह उठ के खाली पेट खानी है। अच्छा, तो मैरवी साहब आप इसके लिए क्या कहेंगे, जो एलोपैथिक जो है उसका मुतबादिल इलाज यानी कि नेचुरोपैथी में है टीबी का? आलू का भी बता दें कि छोड़ दें खाना। टीबी का इलाज एलोपैथी में है ही नहीं। अच्छा, लोग ये 9 महीने 1-1 साल दवाइयां खाते हैं, उतनी देर में या मैदा खराब हो गया पहले, फिर उसके बाद जिगर खराब हुआ, हेपेटाइटिस की तरफ केस चला गया, गुर्दे खराब हो गए, और मसाइल ही मसाइल हैं। और एक और चीज यहाँ मैं कहूँगा पब्लिक को कि उनको चाहिए कि वो माइक्रोडॉट एक टेस्ट है, ब्लड से होता है, लैब से वो टेस्ट करवाएं। इस से बाहर निकल आए कि हम कोई 1947 से पहले नहीं बैठे हुए कि आप सिर्फ एक वो बलगम दे दी थोड़ी सी और उसके बाद ब्लड दे दिया, उसमें ESR बढ़ा हुआ आ गया, या डॉक्टर ने ऐसे एक्सरे देखा और उसके बाद कहा कि टीबी है, बस दवाइयां खाओ। क्योंकि वो बैठा है किसी की दवाइयां बेचने के लिए, नहीं तो जड़ी गड्डी मिली है वापस चली जाएगी, उदा की बनेगा। तो इसलिए मसाइल ये यहाँ पे एक बहुत ही कमाल के साइंटिस्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर गुजरे हैं तिब के वाले से। उनका नाम था दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी साहब के नाम से। साबर मुल्तानी साहब ने इतना कमाल का काम किया कि अगर वो दुनिया में मुस्लिम ना होता और दुनिया जो है वाकया ही इलाज चाहती होती, तो इस सदी का नहीं बल्कि दुनिया आलम का वो वाहिद बंदा होता जिसके लिए नोबेल प्राइज बहुत ही छोटी बात थी। अच्छा, इतना कमाल का तबीब गुजरा है और इतना अच्छा उसने बहुत कुछ दिया है कौम को, और उसके आगे उसके फॉलोअर्स, उसके शागिर्द जो तबीब हैं, कमाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। लेकिन जो कि किसी का ये वो प्रोजेक्ट ही नहीं है कि भाई लोगों को हेल्थ की तरफ, सेहत की तरफ कैसे लेके आना है, इनकी अच्छी सेहत कैसे बरकरार रखनी है, बीमारियों से कैसे निकालना है, यहाँ तो बीमारियों में फंसाए रखना है ना। बताएं भी कि तिब की दुनिया में क्या अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपने दौर में उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि हल्दी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का, और उसके साथ शीर मदार एक चीज होती है, उसका और कुछ और चीजें हैं। ये मैं पूरा फार्मूला इसलिए नहीं दे रहा कि ये हर एक से ना बनेगा ना इसको कोई बना सकता है, इसके लिए क्वालिफाइड किसी तबीब, हाज़िक तबीब का होना बड़ा जरूरी है। शीर मदार जो है ना, वो कहते हैं अक का दूध होता है, आक
अक एक पौधा है, उसका दूध होता है, वो तोड़े तो उसमें से दूध पत्तों में से टहनियों में से निकलता है, वो दूध जो उसको शीर मदार कहते हैं। ठीक ठीक। तो बेसिकली तो वो पॉइजन टाइप है, लेकिन जब हम उसको प्रोसेस करते हैं ना हल्दी के साथ और उसको उसमें पकाना है, उसको बर्न करना है, तो वो एक प्रोसेस है। बताया इसलिए नहीं जा सकता कि वो हर कोई कर नहीं सकता। और वो पॉइजन भी अक्सर पार्क्स में जाओ वो तोड़ भी लो तो कहते हैं कि उसको तो मतलब वो बेहतरीन बड़ा कमाल का नुस्खा है उनका, तरियाके असगर के नाम से। टीबी, इवन टीबी के साथ साथ वो जो आपके फेफड़ों का कैंसर होता है, इसके लिए बड़ा कमाल का, मतलब इसके मेरे पास एक पेशेंट आए थे किसी दौर में, आज से कोई 24-25 साल पुरानी बात होगी, तो उसके लंग्स कैंसर था। लाहौर का एक बहुत बड़ा मारूफ हॉस्पिटल, वहाँ से उसको जवाब मिला, एंड करके उन्होंने घर भेज दिया कि ये कुछ दिन जिंदा रहेगा, बल्कि घर ले जाने तक ये डेथ हो सकती है। तो वो पेशेंट बाद में मेरे पास आया, तो उसके बाद उसका इलाज हुआ इसी नुस्खे से, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फिट हो गया। वक्त कम है, जरा ये भी बता दें कि ये नौबत ही ना आए डॉक्टर्स के पास जाने की, खुदा ना खास्ता। ये अब आलू खाना बंद कर दें, क्या करें, किस तरह से बचा जाए, क्योंकि आपने मेन कॉज उसे करार दिया। आलू जो है ना, उसको हमें एक तो ये फ्राई कर करके जो चिप्स की शक्ल में है इसको खत्म करें, फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में, जिस जहां से भी हम ले रहे हैं इसको, कुछ लोग घर में बना रहे हैं, कोई खवातीन कहती हैं नहीं बच्चों बेक फॉर्म में लेने, बेक फॉर्म में लेने। अब इसको पका कर खाना भी आपके लिए बड़ा सारा मसला हुआ पड़ा है, लेकिन हम इसको देख लें कि कितना हर हंडिया के अंदर हम कोशिश करते हैं कि इसको डालना है, इसकी कोशिश करें। पहली बात तो ये कि किसान से गुजारिश करूंगा कि जो ये चाहता है कि मेरी एक ट्राली अगर आलू निकलेगी, तो वो चाहता है मेरी 4 ट्रालियां कैसे निकलेंगी, तो वो उस चक्कर में है कि मुझे पैसा आएगा। ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो चीजों से बाहर आए। अभी भी अगर हम जमीन को खाद लगाना छोड़ें, तो अगले 3-4 साल तक जमीन का जो असर है उसके अंदर से वो बाकी रहेगा। साहब आप ये कह रहे हैं खुद ही आलू उगा लें और वहीं से फिर आप देखिए, कोशिश करनी चाहिए कि जिन चीजों से हमें बचा जा सकता है, जो चीजें ज्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं उसे हम अवॉइड तो करना चाहिए ना। सही। और दूसरी बात यह है कि ये जो टेस्ट है बगैर टेस्ट करवाए, जो माइक्रोडॉट है ब्लड से, अगर माइक्रोडॉट टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो किसी नेचुरोपैथ से मिलें जो आपको प्रॉपर तरीके से, जिसके साइड इफेक्ट भी कोई ना हो और बड़े आराम से आप उस बीमारी से बाहर निकल आए। जिस तरह से मैरवी साहब ने जिस तरह से कहा कि आलू ना डालें किसी भी हंडिया के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैरवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाजरीन जनाब एहतियात करें डॉक्टर्स के पास, ताकि आपको ना ही जाने और की अगर नौबत ऐसी चीजें हैं तो आप अवॉइड करें, आप उसकी क्वांटिटी कम कर दें, इनटेक उसका कम कर दें। इनटेक कम नहीं होता ना, आप देखें हर हंडिया के अंदर ये है कि एक बादशाह की हैसियत से जनाब मौजूद होता है, से रखता है और हर बच्चा खाता है, हर घर में आलू बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन यस, इन चीजों को समझने की जरूरत है कि कॉज क्या है, और अगर ये कॉज है तो हमें अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए तो इंसान को कुछ भी करना चाहिए अगर कोई चीज छोड़नी भी पड़ती है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब वो सेगमेंट आ चुका है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है कि जी सितारे क्या कह रहे हैं और किसके सितारे गर्दिश में हैं और किसके जो हैं वो सितारे आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और उनके लिए बेहतरी हो सकती है। और आज का सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम पामिस्ट्री के हवाले से ही बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ही बात करेंगे, और कौन सा सितारा इस वक्त मेन रोल बना हुआ है उस पर भी आज हम नजर डालेंगे। और जंगों में जनाब उस सितारे का क्या किरदार है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो आप सवाल कर रहे होते हैं कि जनाब पामिस्ट्री का इल्म क्या है, कितना ऑथेंटिक है, कितनी इसमें एक्यूरेसी है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट आपको खुश आमदीद कहते हैं मलिक साहब, सुनो पाकिस्तान में वेलकम। सबसे पहले तो हम एरीज की बात करते हैं कि एरीज का इन जंगों के अंदर क्या किरदार चल रहा है, ज़रा ये बता दें, ये इसको डिस्क्लोज करें। देखिए, आजकल के लिहाज से जो हमारा चल रहा है वो एरीज ही चल रहा है। अच्छा, अब इसका जो है ना एक अदना सा तारफ ये है कि बेसिकली एक डिस्टॉर्शन को बता रहा होता है। ठीक। तो कुछ नाइतफाकियों को, कुछ हलचल को, कुछ अनइवन सिचुएशन को बता रहा होता है एरीज, और इसका असर जो है वो 19 अप्रैल तक हमें नजर आएगा ये वाला। अब इसमें जो इस वक्त के लिहाज से बात यह है कि यहाँ पे एक और स्टार इफेक्टिव हो रहा है जी। तो वो है मार्स। सही। एरीज बजाते खुद एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है, अब उसके साथ मार्स भी ऐड हो गया। अच्छा, अब मार्स जो है बेसिकली लड़ाई और झगड़े को शो करता है। अच्छा। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें आज के लिहाज से देखें तो हमें नजर आता है कि एक तो पहले हम जो एक अनइवन सिचुएशन में
सही। एरीज के लिहाज से मार्स भी ऐड हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत टेरिबल सिचुएशन इसके इफेक्ट्स में हमें नजर आना सही, शुरू हो सही, जाएगी। सही। और इसको जब हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे, आज के लिहाज से अप्लाई करें, तो पता चलेगा कि जो दुनिया में बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं जंग की सूरत में, मिसाल के तौर पे जो अमेरिका, ईरान, इसराइल का कन्फ्लिक्ट है, तो इसके असरात के तहत ही आ रहा है वो। अच्छा, और जैसे कि मार्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल हो रही है, इस बात पे ना जाए कि किसने क्या कह दिया कि मैं तो इसका विड्रॉ कर रहा हूँ या connection- क्या जी, कर रहा जी। हूँ। अच्छा। तो इसका कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से जी, कैसे? और अब ये है कि चूंकि इसमें मार्स की इन्वॉल्वमेंट भी है, जो कि बराह रास्त जंगो जदल और झगड़े को शो करता है, सही। तो इस लिहाज से ना मुझे तो समझे कुछ हालात जो है ना मजीद बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो अब जैसे कि इसको जंग के लिहाज से देख लें, तब भी अगर इसको हम डोनाल्ड ट्रंप के हाथ के ऊपर देखें, तो अब एक चीज़ बड़ी कॉमन है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में और नेतन्याहू के हाथ में। ठीक है। उनकी उंगलियों की जो सिरे हैं, नाखून वाली पोरें हैं, वो दोनों की ही एक बैली, एडिशनल बैली बनाए हुए हैं, फूली हुई है। अच्छा। ठीक है। अब जहां भी इस तरह की पोरें, उंगलियों के टिप्स, फिंगर टिप्स नजर आते हैं, वहां पे फौरी तौर पे जो पहला इंप्रेशन आता है वो ये होता है कि एक मुस्तकिल, कह लें कि जैसे एक अदम तवाज़न की कैफियत को बता रहा होता है। सही। एक ऐसी कैफियत को जिसमें नाहमवारी कह इश्ताल, लें जिसमें एक इश्ताल गालिब हो। ठीक ठीक है। तो ये दोनों अफराद के हाथों में ये कॉमन साइन है। पहले तो वो मम्मा बना रहा के 6 उंगलियां वो एआई से बनाई गई थी, फिर डोनाल्ड ट्रंप उनके के हाथ को के हवाले से कि हाथ ये के किस हवाले चीज़ का से बहुत निशान है, है। और हाँ कुछ जी। साइंस भी हैं क्योंकि वो डोनाल्ड तो ट्रंप के। प्योरली एआई की थी प्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि जो नेतन्याहू का हाथ है वो तो मेरे पास है, उसकी उंगलियां बिल्कुल भी अच्छा। मैच नहीं करती थी ठीक उससे। है, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए ना वो तो प्योरली एआई की कोई प्रोडक्शन है। बताएं ना लाइफलाइन कितनी है उस हाथ की? अनलकीली बस क्या करें, मतलब दिल तो नहीं चाहता, लेकिन ये कि लाइन ऑफ सक्सेस उसके हाथ पे ज्यादा है। ओ, और डोनाल्ड ट्रंप उनके भी है, लेकिन ये कि अब लाइन ऑफ सक्सेस अनलकीली इन दोनों हाथों पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि उनके मकासद जो है उनमें काफ़ी हद तक उनको कामयाबी हो सकती है। अच्छा, तो ये मामला जो हैं ये अब आपको सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, मजीद उलझते हुए नजर आ रहे हैं, और खिते के अलावा पूरी दुनिया पर एक तो पेट्रोल की आप कीमत देख लें और चीज़ों की कीमतें देख लें, क्या असरात ओवरऑल आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, एरीज को लाएं, फिर उसके बाद प्रेजेंट पे लाएं, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को लाएं, तो ये सिचुएशन हमें बहुत कुछ बता रही है इस लिहाज से। अच्छा। कि कुछ अमन या इस्तेकाम शायद इस वक्त कहना मुश्किल है, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, लेकिन लग ऐसे रहा है कि जैसे कुछ अदम इस्तेकाम बढ़ सकता जी है। जी, अभी तो क्योंकि मुज़ाकरात की बात हो रही है और वी होप वैसे अमन हो, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, अच्छा ये भी सूरत हाल है। और दूसरा ये कि हम देखते हैं कि पामिस्ट्री के हवाले से लोगों के जहनों में बहुत अभाम रहते हैं कि पता नहीं एक्यूरेट होती है नहीं होती है, कोई पास्ट का बताता है, कोई फ्यूचर का बताता है, क्या एक्यूरेसी होती है पामिस्ट्री में? देखें, ये एक तो स्किल पे बेस करती ठीक है, है। पर्सन टू पर्सन इसका मार्जिन मुख्तलिफ हो सकता है। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक जेन्युइन स्टूडेंट होगा केमिस्ट्री का, चूँकि स्टूडेंट ही रहना चाहिए सारी ज़िंदगी, सही। तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसके 110% भी एक्यूरेसी रेशो हो सकती है। अच्छा जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा, ज़रा ये भी बता दें कि कौन कौन सी आपकी सक्सेस की लाइन है, आपकी लाइफ लाइन है? लोग शादियां बता रहे होते हैं कि जनाब आपके ये बच्चे हाथ के बता रहे होते ये हैं। नीचे अगर इतनी लाइनें हैं, तो ये तो ज़रा बताएं ये क्या लाइनें कौन कौन सी हैं? देखिए, बेसिकली तो लाइन ऑफ लाइफ होती है अंगूठे के गिरदा गिर्द एक बड़ा सा हाफ सर्कल बनाते हुए। अच्छा। आम तौर पे शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान से शुरू होती है और पूरे हथेली में एक कह लें कि कर्व बनाते हुए कलाई तक आती है। अच्छा। ये इसको कहते हैं लाइन ऑफ लाइफ। ठीक है। किसी हद तक इसको लाइन ऑफ हेल्थ के तौर पे ही पढ़ते हैं। तो क्योंकि दोनों का आपस में क्लोज कंसर्न है, बेसिकली पावर ऑफ इम्यूनिटी इसमें से जज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर इस पे सही सलामत हो, कोई क्रॉस, कोई डिस्टॉर्शन, कोई कट वगैरह ना हो, तो आम तौर पे ये कहा जाता है कि इन अफराद की ज़िंदगी एक अच्छा स्पेल पास करते हो बगैर किसी नुकसानात के या अनइवन सिचुएशंस के, तो काफ़ी आगे तक अगर जा कोई सकते कट लग जाए जिस तरह से आपने बात की है, या कोई लाइन को बद्धम हो जाए, मिट जाए, तो फिर भी एग्जैक्ट पता लग सकता है? जी बिल्कुल, इस तरह से हो सकता है। बहुत अफराद जिनके हाथ पे एक्सीडेंटल सिचुएशंस होती हैं, उनके हाथ पे लाइन ऑफ लाइफ में या तो कोई कट लगा होता है या ब्रेक हो रही होती है। अच्छा। तो वहाँ पे फिर मुहतात अंदाजे के साथ हम बाकी लाइंस में से ये जज करने की कोशिश करते हैं ओके, कि ओके। इसके रेलेवेंस कहाँ पे नजर आ रही अच्छा, है। एचएम साहब, जिनके हाथ ही नहीं होते खुदा ना खासा, जी। तो उनका फिर कैसे जज किया जाता है? इससे क्या मुतालिक तो शेर व शायरी भी लिखी होती है ट्रकों के पीछे। हाँ जी, हाथ हाँ जी। उनकी जी, किस्मत बिल्कुल। उनकी भी होती है किस्मत तो जिनके उनकी हाथ तो होती है। होते नहीं होते। जी।
आपका नुक्ता नज़र दुरुस्त है, लेकिन पमिस्ट्री ने या किसी पमिस्ट ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि जिसके हाथ नहीं होंगे उसकी किस्मत नहीं होगी। ठीक है। ये जस्ट एक रिफ्लेक्शन है जो कि हम हाथ से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक। तो बाकी रहा जहाँ पे एक्यूरेसी का सवाल, इसमें एक्यूरेसी जो है वो ख़तरनाक हद तक भी हो सकती है। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको नाम लेना खैर मुनासिब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये कि आज से कुछ चंद माह पहले की 4-5 माह पहले ये वाक़या हो चुका हुआ है। अच्छा, इस तरह से हुआ कि 2 साल पहले एक ऐसे बहुत मारूफ पाकिस्तान के टीवी एंकर हैं जो कि एक चैनल की पहचान ही बने हुए हैं ठीक है। फैक्चुअली। अच्छा, सही। तो सही। उनका मैंने 2 साल पहले हाथ देखा, तो चूंकि नाम की मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली तो इसलिए नाम मैं कोड नहीं बिल्कुल, कर बिल्कुल। रहा, लेकिन वाक़े से हर कोई आप समझ बिल्कुल, जाएगा। जी। अच्छा, उनको मैंने 2 साल पहले हाथ देख के बताया कि आपका 1.5 साल के बाद ना कोई जॉब का इशू बन सकता है, एहतियात करिएगा। उस वक्त के लिहाज से बात एक मजाक थी क्योंकि वो चैनल की पहचान थे, तो लेकिन एग्जैक्टली हुआ वो ट्रैवल भी बहुत करते हैं। जी। ठीक है, सही। तो वो फिर ये हुआ ये कि एग्जैक्टली 1.5 साल के बाद ही अचानक से उनको माजत कर लेगी जॉब से। जी तो खैर ये वाकया हुआ। इसी तरह से जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब हैं, जी जी। तो रिसेंटली कुछ 5-6 साल पहले उन्हें जो है वो डिसमिस कर दिया गया था। जी। तो उनको फिर कोई 3 साल पहले मैंने उनका हाथ देख के तो मैंने उनको इंडिकेट किया जी, आपके हाथ पे लाइन ऑफ सक्सेस अवेलेबल है, अगर अच्छा, आप कोई काम करना वाह, चाहेंगे वाह। तो कर लें। तो कहते क्या, मैंने कहा जी आप रेस्टोरेशन की या आप इसके स्टेटस चेंज होने की जो है ना वो एप्लीकेशन फाइल कर दें सुप्रीम कोर्ट में, आप जीत जाएंगे। और नतीजा हमारे सामने है। नतीजा बिल्कुल। तो वो कह रहे थे कि जी शायद उनके इसके ख्याल में बाद फोन भी आया को कहा कि जी आपने जो कहा था वो बात ठीक हो गई, कोई मुबारकबाद। इससे बहुत आगे हद तक भी बात वाह गई। वाह यानी तोहफे तारीफ भी चले हैं यानी। अच्छा एचएम साहब, क्या जो हाथ देखते हैं वो अपना हाथ भी देख सकते हैं? कभी क्यों नहीं आपने- देख सकते? अच्छा, कभी आपने अपना हाथ भी देखा है कि जी बिल्कुल देखा है। मैं आज से कोई 20 साल आप कह लें कि 15-16 साल पहले तक मैं अकाउंट्स की जॉब करता था, तो उस वक्त मैंने डिसीजन लिया अपना हाथ देख के। तो आपको पता है ये सेगमेंट कब खत्म होना है? जी 15 मिनट बाद 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त बातों में ही जो है ना वो टाइम बातों ज्यादा हो में चुका है। टाइम जो है वो गुजर चुका है और वाकई आखिरी लास्टली मुझे जरा क्विकली ये बता चलें, दें हाँ, कि टाइम निकाल ही लेते कोई महारत की दर्जाबंदी भी है इसके अंदर, और वो जो हम बात कर रहे थे कि हाथ नहीं है तो फिर उनकी किस्मत किस तरह से बताई जा सकती है देख के? पाँव देख के? नहीं देखिए, मुख्तलिफ पाँव पे लाइंस होती हैं, लेकिन अच्छा। पाकिस्तान में ज़्यादा काम नहीं हुआ पाँव पे, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हुआ है। अच्छा, सही। ठीक है। इस और तरह- वो जो पहला सवाल है वो दर्जाबंदी वाला, दर्जाबंदी स्टेजेस तो ये है कि कोई आपका माजी कितनी एक्यूरेसी से बता सकता है, यही एक्यूरेसी सही, रेशियो। जबरदस्त। बिल्कुल कोई ठीक अगर हो गया। माजी एक्यूरेसी से बता सकता है तो फिर जज कर सकते हैं। उस पर बहुत शुक्रिया एचएम मलिक साहब आपके वक्त का, और बहुत ही ये सेगमेंट रहा है। आने वाले दिनों में भी इनको बुलाते रहेंगे और पामिस्ट्री के हवाले से भी जानते रहेंगे और सितारों का हाल भी जानेंगे। फिलहाल नाजरीन यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत एक बड़ा कदम उठाया है और हाई ऑक्टेन पर लेवी में यकमुश्त 200 रुपए का तारीखी इजाफा कर दिया। हुकूमत का इस पर कहना है कि इससे माहाना 9 अरब रुपए बचेंगे जो गरीब अवाम की फलाह पर खर्च होंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हाई ऑक्टेन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से तवानाई बहरान को काबू में लाया जा सकता है, और क्या हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे का जवाब पैदा किया है? और यकीनन हम देखें तो मईशत के इस पेचीदा पहिए को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस अहम मोड़ पर। तो क्या ये फैसले IMF के दबाव में लिए गए हैं या फिर हुकूमत अपने टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए ये सब कुछ कर रही है? हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर मैशियत हारून शरीफ साहब। हारून साहब से जानेंगे हुकूमत के इन दावों में आखिर हकीकत कितनी है, और आवाम को पेट्रोल की जो कड़वी गोली है ये कब तक खानी पड़ेगी, और रिलीफ जनाब फिर कब जाकर मिल सकेगा? हारून साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि हुकूमत की तरफ से माहौल दोस्त हाई ऑक्टेन, जो कि आपकी गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है, उस पेट्रोल पर 200 रुपये लेवी का यकमुश्त तारीखी इजाफा करने की वजह आप क्या समझते हैं, और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? हारून साहब। आई थिंक हारून साहब से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है वो यही है कि आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है। हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं और इजाफा जो है वो किया जा रहा है, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा ओवरऑल, आवाम कितनी मुतासिर होने वाली है इस सारी सूरत हाल के बाद? जी, इसका जो पस मंज़र इकनॉमिक समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का तकरीबन 85%
जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। सो वी आर एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। हमारी डे टू डे ज़रूरियात जो हैं, जिसमें हम घर का चूल्हा जलाते हैं, LNG उसके अंदर हमारे गैस मिक्स में आती है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी अभी हम रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स और जो हाइब्रिड हैं उनका बहुत थोड़ा कंपोनेंट है। ऑल्टरनेट एनर्जी पे हमारा जो ओवरऑल मिक्स है एनर्जी का वो 10% भी अभी उसमें नहीं है। तो पाकिस्तान फोर्सीबल फ्यूचर में एक डिपेंडेंट मुल्क है जो बाहर से ऑयल की मसनूआत लेता है। इसमें हमारा तकरीबन जो बिल है जो हम पे करते हैं वो $17 अरब के आसपास है सालाना, जो कि हमारी ओवरऑल इंपोर्ट का अगर आप देखें तो 20-25% बन जाता है। So it's a huge डिपेंडेंस। अब ये जो करंट ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट हुई हैं और मोस्टली अपवर्ड हुई हैं, पाकिस्तान का तेल जो है वो तकरीबन सब का सब यहाँ गल्फ के मुल्कों से आता है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के थ्रू। तो प्राइसेस जब ये शुरू हुआ था कॉन्फ्लिक्ट तब कोई $78 पर बैरल थी, अब वो इवन 150 को टच कर गई, अभी भी कोई 130 के आसपास पाकिस्तान को पड़ रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्रेडिक्टेबिलिटी, इंश्योरेंस सब बढ़ गया। अब हुकूमत के पास चॉइसेस क्या है? हुकूमत के पास चॉइस ये है कि जैसे आपको और मुझे पेट्रोल बेचा जाता है, उसके अंदर बहुत से हुकूमत टैक्सेस कलेक्ट करती है। सही। एक चॉइस हुकूमत के पास ये है कि गैर मामूली वक्त है, लोगों पे प्रेशर है, जॉब्स का प्रेशर भी आ रहा है, ट्रेड का भी आ रहा है, तो आप टैक्सेस को घटा दें उसके अंदर और एब्जॉर्ब करें जो ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज हो रही है। दूसरा ये है कि आप कम्बिनेशन करें कि कुछ को पास ऑन कर दें लोगों को और कुछ आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। तीसरा है डिमांड साइड, कि आप लोगों से मिल के एतमाद में लेके ऐसे इक़दामात करें कि उसकी खपत कम हो जाए, कि लोग कम ड्राइव करें, कार पूलिंग हो, वर्क फ्रॉम होम हो, एक आदमी को कार की इजाजत ना हो चलाने की, ताकि बचत की जाए। अब ये चीजें दुनिया में की जाती हैं, जो हुकूमत ने भी किया है। इन क्लोजिंग आपके सवाल का जवाब, ये किसी भी तरह जो ऑयल प्राइस हाइक है उसको ऑफसेट नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने बेसिकली इंटेंशन ये है कि जो बहुत अमीर लोग हैं जो ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जो सिर्फ हाई ऑक्टेन पे चलती हैं, तो उनके ऊपर बर्डन डाला जाए, और जो निचला तबका है, मतवसत, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, छोटी कारों वाले हैं, उन पे कम प्रेशर डाला जाए। आई थिंक थिंकिंग अच्छी है, लेकिन ये अब लेट्स सी कि ये। लेकिन हारून साहब, इसके अगर हम असरात में देखें तो सरेदस्त हमें एक सूरत हाल ये भी नजर आती है कि हुकूमत की थिंकिंग तो ये है कि वो गाड़ियां जो सिर्फ हाई ऑक्टेन पे चलती हैं, जो अशराफिया के पास हैं, उन पर जो बोझ है वो बढ़ाया जाए। लेकिन पेट्रोल पंप मालिकान जो है उनकी सोच ये है कि वो फिर जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी भी अदम दस्तयाबी का बहाना बना के सिर्फ ये कहा जाएगा कि हाई ऑक्टेन जो है सिर्फ वही दस्तयाब है, और हम माजी में ऐसा देख भी चुके हैं कुछ वाकयात। जी, इसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में मार्केट फेल्यूर कहते हैं कि जब मार्केट जो है वो कंज्यूमर को सही प्राइस पर कोई भी कमोडिटी नहीं देती और वेस्टेड इंटरेस्ट उसको कैप्चर कर लेता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बड़ी मजबूत रेगुलेटरी इदारे चाहिए जिनके पास इतनी सलाहियत हो कि वो इस तरह की मैल प्रैक्टिस को रोक सकें। और ये दुनिया में जो रेगुलेटरी इदारे होते हैं ये सिर्फ हुकूमत के नहीं होते हैं, ये इदारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के भी होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बनते हैं। ये इदारे मार्केट इटसेल्फ, जो पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज है, उनका सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान में अभी इस तरह के इदारे नहीं हैं जो इसकी निशानदही करके अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सके, तो आई डोंट रूल आउट। सर, प्राइसिंग क्वालिटी हारून साहब ये तो अपनी जगह मौजूद है, क्वांटिटी का बड़ा शिकवा रहता है कि मतलब वो ही नहीं पूरी हो पाती, और ज्यादातर पंप्स की यही सूरत हाल है। जी देखिए, वॉर एक बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन होती है, उसमें कुछ भी चीज को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ ऑयल प्राइसेस नहीं है, अभी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या LNG आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, ये ऑयल कब तक आएगा, फिर कब रुक जाएगा। वहां पर जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, होर्डिंग वाले हैं, जो मार्केट में खेलते हैं, जो पैसा बनाना चाहते हैं,
मैनिपुलेटर्स हैं वो मैदान में आ जाते हैं। जी। अब उनको रोकने के लिए हुकूमत को एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कैंपेन चाहिए जी। कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बताएं लोगों को कि इतने दिन का स्टॉक है, कोई इतने दिन कमी नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो आप यहाँ पर फौरन रिपोर्ट करें। अभी मुझे वो कम्युनिकेशन लोगों के और हुकूमत के दरमियान अभी इस वक्त दिखाई नहीं देती। ऐसे ही है बिल्कुल हारून साहब, और हमने देखा भी जब सूरत हाल काफ़ी कशीदा थी और ज़खायर की बात हो रही थी कि 28 दिन के ज़खायर हैं या 25 दिन के ज़खायर हैं, तब भी हमने ऐसी सूरत हाल देखी कि कीमतें बढ़ा दी गई और आवाम को यही तसल्ली दी गई कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जी हम ये फैसला ले रहे हैं। और फिर कुछ इस तरह की भी चीज़ें हुई कि जी वर्क फ्रॉम होम कर लिया जाए, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, और ये सारी पॉलिसीज़ पर हुकूमत गामजन तो रही है। आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा हुआ है, ये जो किफ़ायतशारी मुहिम के थ्रू जो फैसले लिए गए हुकूमत की जानिब से? जी, हुकूमत के जो ऑस्टेरिटी के फैसले हैं वो ज्यादातर तो सिंबॉलिक, एक सिंबॉलिक है कि मुश्किल वक्त है तो ऐसे काम कर लें। इसको इतनी गैर मामूली सूरत हाल खित्ते में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको इम्प्लीमेंटेबल काम करने चाहिए थे, प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस में लेके। मैंने बाकी दुनिया में देखा ये इस तरह खाली ऐलान करने से नहीं होता। और इन एनी केस आप हुकूमत की कारों को कैसे मॉनिटर कर लेंगे कि वो 50% पे चल रही हैं या पार्क्ड हैं? इनके पास अभी ऐसे सिस्टम्स नहीं है। लेकिन मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग हैं, इसके जो पेट्रोलियम प्राइस की अनप्रेसिडेंटेड राइज है और जो हमारे वीक रेगुलेटरी इदारे हैं, उसके अंदर इन्फ्लेशन का एक मुझे बहुत बड़ा तूफान दिखाई दे रहा है। क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है वो इसेंशियल कमोडिटीज से डायरेक्टली लिंक्ड है और लोग उसको पास ऑन करने के लिए आपकी डे टू डे चीजों को किराए बढ़ जाते हैं, उठा के ऊपर ले जाए। ये मुझे, और उसको फिर जब आप मैनेज करने जाएंगे, अभी भी जो हुकूमत ने सारी ऑयल प्राइस पास ऑन नहीं की, उनका बजट का खसारा बढ़ेगा और उसका प्रेशर भी इन्फ्लेशन। सो पाकिस्तान शुड बी रेडी फॉर अ डिफिकल्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन पावर एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। बिल्कुल बिल्कुल। हारून साहब, वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक के मुताबिक जी हुकूमत ने पेट्रोल पर 127 और डीजल पर 200 से ज़ायद की सब्सिडी दी है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम में रहते हुए सब्सिडी कैसे मुमकिन बनाई? ये तो कहते हैं कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए हम किसी भी किस्म की सब्सिडी दे ही नहीं सकते। IMF ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हम तो बेताब हैं आवाम पे लुत्फ़ो करम करने के लिए। ये पहली बात तो ये है, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो जो क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर का IMF प्रोग्राम से या इस तरह की स्टेटमेंट से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनता है। तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा संजीदगी से स्टेटमेंट को अपना लें। ये ऐसे हालात में हुकूमत को एक इकोनॉमिक सेल बनाने की ज़रूरत है जिसमें एविडेंस की बेस पे और हकायक की बेस पर इंफॉर्मेशन दी जाए मीडिया को भी और लोगों को, ताकि ये जो हर बंदा एक स्टेटमेंट या ट्वीट कर देता है या टॉक शो में बोलता है उसको रोका जाए, ताकि उससे अनसर्टेनिटी फैलती है। देखिए, IMF के लिए पाकिस्तान का जो अभी मिशन था इनकंक्लूसिव रहा, फिर वो इस्तांबुल चले गए। वहां पर ये बड़ी हार्ड नेगोशिएशंस हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ा मजबूत केस बनाना है कि ये जो हमारे आपके अग्रीड टारगेट्स हैं या सब्सिडीज रोकनी है या टैक्स के अंदर छूट देनी है, वो उसकी बेसिस क्या है कि हमारे कंट्रोल में हालात नहीं है, ये तो ग्लोबल है और आपके सबसे बड़े शेयर होल्डर ने ये शुरू किया है। तो IMF जहां तक लोअर तबका है, गरीब लोग हैं, उनको कुछ रिलीफ देने के लिए सिंपैथेटिक होगा, लेकिन उसके लिए बड़ा मजबूत काम करने की जरूरत है इकोनॉमिक नेगोशिएशंस का। आई एम श्योर इकोनॉमिक मैनेजर्स आर ट्राइंग। IMF तो सिंपैथेटिक सिचुएशन में आ जाएगा, लेकिन क्या हुकूमत आएगी? वो तो अगर प्रेशर IMF की तरफ से आता है तो हुकूमत आगे आवाम पे वो प्रेशर फेंक देती है, खुद वो सुकून में रहती है, तो ये दबाव फिर बर्दाश्त तो हुकूमत को करना चाहिए। जी, हुकूमत को 2-3 काम जो नहीं किए मेरे हिसाब से उनको अभी भी करने चाहिए। एक तो उनके जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रही हैं, उनको आप टेम्परेरीली रोक दीजिए
और उनको डिफर कर दें 1 साल, कोई क़यामत नहीं आएगी। जी वहां से जो पैसा बचेगा इस साल, उसको आप अवाम को पास अवाम ऑन को करें। pass on। कुछ अवाम को बिल बढ़ाएं, कुछ ये पास ऑन करें, तो आपका गुडविल जेस्चर भी होगा और इतना प्रेशर नहीं आएगा। आप लोन लेके बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रेशर भी नहीं आएगा। दूसरा बहुत ये है शुक्रिया कि- हारून साहब आपके वक्त का, और यकीनन एक तो संजीदगी का मुजाहरा जो है हुकूमत को बेहद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह की बातें आ रही हैं, वो तो आवाम के जख्मों पे आप समझे कि नमक पाशी करने के, नमक फेंकने के और मुतरादिफ है। सिंपैथेटिक सिचुएशन नहीं लग रही है, जैसे कि हारून साहब भी कह रहे हैं कि आईएमएफ सिंपैथेटिक सिचुएशन में हो सकता है। अवाम को समझा रहे हैं, लेकिन अवाम को समझा रहे हैं, आईएमएफ को भी जाके समझाएं ना, कोई कन्विंस करने की कोशिश करें कि भाईजान गैर मामूली हालात हैं, तो आप भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करें ताकि हम अपनी आवाम को रिलीफ दे सकें। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और हम इतनी महंगाई नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल ऐसे तो देखते हैं जी क्या हो सकता और है जो इसमें। थोड़ा हुकूमत पर दबाव आता है वो थोड़ा सा बर्दाश्त करना भी सीखें। ये नहीं कि आवाम हुकूमत की को एक ही आगे पॉलिसी है pass on वहाँ, कर दें। पास ऑन पे एक ही पॉलिसी है, पास कर या बर्दाश्त। आवाम बर्दाश्त करती है, वो पास कर जाते हैं। चले खैर, आने वाले वक्तों में क्या सिचुएशन होगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग सकता है, लेकिन हम दुआ गो हैं कि भाई आवाम के लिए कुछ रिलीफ हो। अगली आसानियाँ स्टोरी हो। माहम आपसे बड़ी रिलेटेबल भी है, आपके इंटरेस्ट की भी है। मेरे इंटरेस्ट की क्यों आप है? ही शुरू करें, मैं नहीं शुरू कर सकता। अच्छा, आपने डिंपल से अंदाजा लगाया है, यानी कि एक चीज कॉमन है तो ज़हर ने कहा कि अच्छा चले ठीक है, लेकिन एक ही चीज कॉमन है, और आप क्या कुछ कॉमन कर मतलब 2 डिंपल कॉमन है। नहीं, उनके 2 डिंपल है वैसे, मैंने मैंने इतना नोट देखो- नहीं किया। मैंने तो अपना भी इतना बस नोट किया, ठीक है। अच्छा जी, डिंपल गर्ल हानिया आमिर की हम बात कर लेते हैं, जिनकी मुस्कुराहट के जी लाखों दीवाने हैं। वो बहुत ही तगड़ा काम कर रही हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स पहन कर जी पंच मारती नजर आएंगी। और ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि हकीकत है। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर ने ये इंकशाफ किया है कि वो हानिया आमिर को बाकायदा बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये खबर सोशल मीडिया पर जी जंगल की आग की तरह फैल गई है, क्योंकि हानिया आमिर से रिलेटेड तो कोई परिंदा भी पर मारे तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और हानिया एक नया और जारहाना रूप जो सामने आने वाला है हानिया का, आप देखना ये कि कितना ज़बरदस्त होता है। और ये देखकर बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारी जो ख़वातीन हैं या जो हमारी स्टार्स हैं, अब खुद को जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए ऐसे चैलेंजिंग खेलों का इंतखाब कर रही हैं जो सिर्फ हिम्मत वालों का ही काम है, बॉक्सिंग। बिल्कुल माम, और बात सिर्फ ट्रेनिंग तक की नहीं है। उस्मान वजीर तो ये कहते हैं कि हानिया एक नेचुरल फाइटर हैं वाह। और वो बहुत जल्द बाकायदा फाइट लड़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगी। लेकिन इस खबर का दूसरा रुख बहुत ही अफसोसनाक है। उस्मान वजीर, जिन्होंने भारतीय बॉक्सर्स को धूल चटाकर हैट्रिक मुकम्मल की, आज भी हुकूमत की तरफ से वाजिबुल अदा रकम के मुंतजर हैं और गिला करते हैं कि जनाब वादे तो बड़े किए गए लेकिन वफा ना हुए। हानिया आमिर की ट्रेनिंग तो एक तरफ है और उस्मान वजीर जैसे हीरो की पुकार सुनना भी वक्त की ज़रूरत है। और हमें समझना होगा कि जब तक हम अपने चैंपियंस की कदर नहीं करेंगे तब तक जनाब नए टैलेंट सामने लाना मुश्किल होगा। और हुकूमत जो है उसको चाहिए कि जो भी उनका रकूम है, जो भी पेंडिंग अमाउंट्स हैं, एरियर्स हैं, आप क्लियर करें। और तमाम आप भी माजरत करें इस बात पे कि मैंने अपने डिंपल नोट नहीं की, हालांकि मैं पता आपने अपनी डीपी भी वो लगाई जहाँ से डिंपल अच्छा आता है। वही मैं क्या करिए, मैंने हथौड़ी से रख के थोड़ी बनाई, इतनी बार मैं कह जब भी कोई तस्वीर देने लगता है आप कहती हैं यहाँ से ये डिंपल ज्यादा गहरा है। नो नो ये कोई साइंस नहीं है भाई, मुंह पे डिंपल है, अब जिस तरह से भी आप पिक्चर लें नजर तो आना है। ये वैसे डिंपल वालों से पता नहीं बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ है। अच्छा, हानिया के भी डिंपल को बहुत ज्यादा लोग कंट्रोवर्शियल बना देते हैं कि इस तरह ये बनाया है या क्या हुआ है, आर्टिफिशियल है। उनके पास तो प्रोसीजर्स के पैसे नहीं है या बहुत मेरे पास वाकई पैसे नहीं है, मेरा जो भी है बस रूखा सूखा जैसे गालों पे पड़ा हुआ है। लेकिन यस, डिंपल गर्ल देखें बहुत ही ज़बरदस्त काम करी है। आई होप मैं भी, वैसे आपने इतना कुछ कॉमन का है, ये चीज़ वैसे बड़ी ज़बरदस्त है कि बॉक्सिंग में कुछ मुझे भी सीखना चाहिए। बड़ी फाइटर है आप भी बाय नेचर, इंटरेस्टिंग काम है। जुबान से भी फाइटर उज़ैर को ज़्यादा ही बहुत फास्ट जा रहे हैं आज, एनर्जी ज़रा देखें ना, वो छुट्टियों के बाद आए। एक और जी ज़बरदस्ती खबर है वो हम शेयर कर लेते हैं। आज की दुनिया बज़ाहिर बहुत जुड़ी हुई नज़र आती है, ज़बरदस्त इसलिए भी है क्योंकि ये हकीकत से ताल्लुक़ रखती है और इस पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कनेक्टेड नज़र आती है मगर हकीकत यह है कि हम अंदर से उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। और एक चौंका देने वाली रिपोर्ट नाजरीन सामने आई जिसके मुताबिक हमारी हर जो नई नस्ल है पहले से ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है। और 85 ममालिक के 25 लाख अफराद पर ये तहकीक की गई और पता चला कि जी 35 साल से कम उम्र के तकरीबन निस्फ नौजवान किसी न किसी जहनी दबाव से लड़ रहे हैं। और
उसकी बड़ी वजह जो है वो सबसे ज़्यादा ये है कि कम उम्री में स्मार्टफोन का हाथ में आ जाना और गैर सेहत बख्श खुराक खाना। और हमने टेक्नोलॉजी को तो इतना अपना लिया है मगर अपने समाजी ताल्लुकात को उतना ही कमज़ोर कर दिया है। हम आपस में बैठे भी हों तो शायद बात नहीं करते, मोबाइल में मगन रहते हैं और हम एक दूसरे के पास यही वाली सूरत हाल होती है कि कोई दुख की भी बात कर रहा हो, कोई सुख की बात कर रहा हो तो अटेंशन ही नहीं देते, गौर ही नहीं, इतना हम रील्स में कनेक्टेड। और सबसे खतरनाक बात ये कि तहकीक ये बताती है कि जनाब जितना अमीर मुल्क है वहाँ के नौजवान उतने ही ज़्यादा ज़हनी मसाइल फेस कर रहे हैं। और एक और रिपोर्ट भी है जो कि बताती है कि ख़वातीन रात को सोने से पहले फ़ोन पर पैगामात भेज या पढ़ रही होती हैं और उनके दिमाग कभी पुरसुकून नहीं होते। रिसर्च ये भी बताती है कि जज्बात पर काबू पाने की सलाहियत जो है वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। साथ ही फिर आप ये भी देखिए कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ खा रहे हैं जो बराह रास्त हमारे नर्व्स पर असरअंदाज हो रही हैं। और इस रिसर्च के बाद ज़रूरी होना चाहिए कि जनाब हम अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर करके खेल के मैदानों और हकीकी रिश्तों की तरफ वापस लाएं, वरना ये जो ज़हनी गिरावट है ये हमारी नस्लों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाए। लेकिन उज़ैर इस रिसर्च में मुझे एक चीज़ का इख्तिलाफ है, ये ख़वातीन क्यों रात में मैसेज पढ़ रही होती हैं और जहनी दबाव का शिकार है? वो ज़्यादा इमोशनल है, मर्द नहीं मैसेजेस पढ़ते हैं रात में, कोई समझ नहीं आई मुझे। या वो सेंड करती हैं तो मर्द मैसेज नहीं देखते? आप बताएं। एक मर्द कम्युनिटी का हो सकता है ख़वातीन आपस में गिले शिकवे कर रही हों, कोई बता रही हों, शिकायतें लगा रही हों एक दूसरे को। ये ख़वातीन को कौन सा ज़हनी रिसर्च में मर्द नहीं है, आप जबरदस्ती डाल रही है तो वही वाली बात है कि आप आलू हर सब्जी में डाल नहीं, ये रिसर्च मर्दों पर भी होनी चाहिए। ख़वातीन को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि वो रात में कहीं तो मर्दों को माफी दे दें यार, कितने मासूम मखलूक है मर्द। नहीं, यहाँ मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है भाई, मैं उन ख़वातीन में से नहीं हूँ जो रात में मैसेज देखकर इमोशनल होगी और परेशान होगी। आप ऐसा करते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो फोन को हाथ भी नहीं लगाता सोने से पहले। ब्रेक लेना ही बनता है नाज़रीन, यहाँ वक्त ब्रेक देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। क्रिकेट के मैदान से बड़ी और कुछ परेशान कुन खबर आ रही है। एक तरफ वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने PSL को जी दुनिया की 5वीं बेहतरीन लीग करार दिया है, तो दूसरी तरफ मुल्क में जारी किफ़ायतशारी मुहिम और खित्ते की जंगी सूरत हाल ने PSL 11 का जो रंग है वो थोड़ा फीका कर दिया है। लीग शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से ही शुरू होगी, ताहम इस बार ना इफ्तिताही तकरीब होगी ना तमाशाई मैदान में होंगी और मैचेस भी सिर्फ लाहौर और कराची में खेले जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने उन खिलाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी किया है जिन्होंने PSL को छोड़कर IPL को तरजीह दी है। तो क्या ये कानूनी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी? लीग की साख पर इसके क्या असरात होंगे? इन तमाम मामलात पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याया हुसैनी साहब ने। याया साहब, पाकिस्तान कहिएगा, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने IPL को तीसरे और PSL को 5वें नंबर पर रखा है, कहाँ कोई कमी रह गई और हम कैसे पीछे रह गए? सबसे पहले तो आपको और महाम आपको ईद उल फितर की ताखीर से मुबारकबाद और जो सवालात आपने रखे हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और माहम ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ चलना चाहिए, हालात के एतबार से अपने आप को मैनेज करने की सोच रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 अपने मुकर्ररा तारीख पर ही शुरू हो रहा है और दुनिया इस वक्त जंग की लपेट में है और उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL कराना एक बड़ा जो है वो फैसला है। और दूसरी तरफ जिस एतमाद का मुजाहरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL पर किया, उसके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी अफवाज पाकिस्तान, उनका बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन होगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 के इस टूर्नामेंट के हवाले से। और खुशाइन खबर यह है कि दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम एक एक करके मुख्तलिफ मुल्कों से लाहौर पहुंचना शुरू हो गए हैं और कल एक डिनर भी था जिसमें ये तमाम क्रिकेटर शरीक हुए और वो तमाम लोग जो क़यास आराइयां कर रहे थे कि PSL नहीं होगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, आई थिंक मेरा ख्याल है कि सबको उसका जवाब मिल गया है। जहाँ तक आपने बात की है दुनिया की बेहतरीन लीग की कैटेगरी के हवाले से, तो ठीक है, एक कंपनी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि जी IPL नंबर 3 PSL नंबर 5 पर है, लेकिन दुनिया इस बात से आगाह है कि जो पिछले 10 साल गुजरे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के जिन नामसाइद हालात में, और एक बात जो बड़ी हैरानकुन है कि हर बार PSL होती है कोई ना कोई ड्रामा हो जाता है। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई थी,
उससे पहले कोविड आ गया था, कुछ ना कुछ होता रहता है। और इस बार भी PSL जो है वो अब 6 के बजाय 2 शहरों तक आ गई है। तो कुछ ना होने से होना बेहतर है और हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो रहा है और अच्छे की उम्मीद भी यकीनन हमें है। अच्छा, मुस्तकबिल की अगर हम बात कर लें, PSL को टॉप 3 लीग्स में लाने के लिए PCB को कौन से बड़े शोबों पर फौरी काम करना जो है वो ज़रूरी होगा, क्या समझते हैं आप? देखिए, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमारा किसी से कोई मुकाबला है नहीं। और हमने जिस तरह अपनी स्पेस क्रिएट की है और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग अब 6 से 8 टीमों का टूर्नामेंट हो गया है और दुनिया क्रिकेट के जो खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता इस लीग में शामिल हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए, ना हमें मुकाबले की दौड़ में जाना चाहिए। हमें चीजों को बेहतर करना चाहिए। PSL दुनिया की वो लीग है जहाँ पर पैसे का कोई मसला नहीं है। गैर मुल्की खिलाड़ियों को बर वक्त उनकी पेमेंट कर दी जाती है। बांग्लादेश लीग हो गई, श्रीलंकन लीग हो गई, कैरेबियन लीग हो गई, ये वो लीग्स हैं जहाँ पर खिलाड़ियों को पेमेंट के मसाइल का सामना रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक आपने बात की कि कैसे चीजों को ठीक करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, डेफिनेटली आपको अपनी खामियों का, खूबियों का बेहतर अंदाज में इदराक होता है। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। सलमान नसीर साहब PSL को लेकर चल रहे हैं, तो बेहतर से बेहतर हर साल चीजों को करना चाहिए और खुद आप दुनिया में अपना मुकाम बना लें। बिल्कुल ठीक है। ये सब PSL 11 को सिर्फ लाहौर और कराची तक लिमिटाइज कर देना और फिर ऑडियंस पर, तमाशाइयों पर पाबंदी लगाना, क्या ये लीग की कमर्शियल वैल्यू को ख़त्म नहीं कर देगा? मेरा नहीं ख्याल उज़ैर। बात दरअसल ये है कि एक आम तासुर तो यही है जो आपने बात की है और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि लोगों के ग्राउंड में आने से लीग का जो माहौल है वो बेहतरीन बनेगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इम्पोर्टेंट ये था कि हम इस लीग का इनेकाद करते और ये कड़वा घूंट आपको पीना पड़ा है। पहले 6 से 2 शहरों का इंतखाब किया गया, फिर उसके बाद ये फैसला किया गया कि बंद कमरों में ये लीग मुनक्किद कराई जाएगी, लोगों को स्टेडियम आकर मैच देखने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन बहरहाल टेलीविजन पर अरबों लोग इस लीग को देखेंगे और दुनिया भर के शायकीन जो है इस लीग से लुत्फानंदोज होंगे। तो आपका सवाल अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिलहाल वक्त इसी बात का तकाजा कर रहा है। सही, वक्त इसी बात का तकाजा कर रहा है। अच्छा, इसके मुतबादिल आप क्या समझते हैं कि PCB जो है वो रीशेड्यूल कर सकता था PCB का, PSL का, ये जितने भी लीग्स हैं? देखिए माजी में आपको याद होगा 2016 में जब नजम अजीज सेठी साहब ने PSL का स्टार्ट किया था, तो PSL जो है वो शारजा और दुबई से स्टार्ट हुई थी और IPL जो है माजी में UAE जा चुकी है, जनूबी अफ्रीका जा चुकी है। इम्पोर्टेंट ये था कि लीग टाइम पर शुरू हो, इम्पोर्टेंट ये था कि लीग पाकिस्तान में हो, बजाय इसके कि हम कहीं और लीग को लेकर जाते। लाहौर और कराची अपने शहर हैं, अपने मुल्क के खूबसूरत शहर हैं, यहाँ पर इस लीग का इनेकाद हो रहा है। और जहां तक आपने बात की कि क्या इस लीग को आगे बढ़ा सकते थे, तो देखिए विंडो बहुत टाइट है। पाकिस्तान टीम को आफ्टर दिस PSL बांग्लादेश जाना है, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज जाना है और उसके बाद जो है वो बहुत टाइट शेड्यूल है। तो अगर आप इस लीग को यहाँ होल्ड करते तो फिर इस साल तो पाकिस्तान सुपर लीग हो नहीं सकती। ठीक 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 ठीक। तो ये सब यानी ये जितनी लोग बातें कर रहे हैं कि जनाब हम देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पर कि PSL और IPL का जो शेड्यूल है ये करीब करीब ही है और बातें हो रही थी कि जनाब कोई शेड्यूल पर नजरसानी करनी चाहिए थी, तो मेरा ख्याल आपने वो जवाब दे दिया है कि टीम की आगे और बहुत सारी इंगेजमेंट्स हैं, इसकी वजह से फिर PSL ही मनसूख हो सकती थी इस साल। देखिए उधर बात दरअसल ये, आपने सोशल मीडिया की बात की, आपने लोगों की बात की ना, लोगों के पैसे लगे हुए हैं, लोग राय तो दे रहे हैं और बहुत सारे वो लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो इतनी करेज नहीं रखते कि अपने आइडेंटिटी के साथ, अपनी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें, वो आकर तनकीद करते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जब चेयरमैन PCB वजीर दाखिला भी हो और बाइख्तियार भी हो तो फिर अकाउंट ऐसे ही होंगे फिर क्यों तस्वीर लगानी है किसी ने अपनी? नहीं, देखिए बात बहुत सीधी सी है कि आप सही बात जो है वो अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। सिर्फ हर चीज के ऊपर सवाल उठाना, हर चीज के ऊपर पेपर की गुफ्तगू करना, ये एक आम सा तरीकाकार हो गया है। और तनकीद तो होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह पर भी हो रही है,
तो तनकीद करने का भी एक तरीकाकार होता है, लेकिन अगर आप बात तहजीब से करेंगे, बात अगर आप सलीके से करें, अच्छे अंदाज में करेंगे तो कोई उसका बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर आपके पास अपनी ही बात का कोई जवाब नहीं होगा, जो सोशल मीडिया का एक अंदाज बन गया है कि आओ और सिर्फ बदतमीजी करो, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप उसका जवाब ना ही दें तो बेहतर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया यार साहब आपने। और इस्लाह के लिए तो अब कोई तनकीद करता ही नहीं है, तजलील के लिए ही तनकीद होती है। और क्या ही बेहतर हो अगर हम इस पर अमल पैरा हो जाएं कि इस्लाह के लिए अगर हम तनकीद करें तो मुआशरा बहुत बेहतर हो सकता है। बात दरअसल ये है कि ये जो आपने इस्लाह की बात की, तनकीद बराए तनकीद ही हो रही है, तनकीद बराए इस्लाह तो हो नहीं रही। और किसी शायर ने खूब कहा है कि मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, दलील दूं तो जलील हूँ, ये जमाना जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम। वाह वाह वाह, खूबसूरत। अच्छा, अगर हम इफ्तिताही तकरीब की बात कर लें या साहब, तो स्पॉन्सर्स के एतमाद पर क्या असर पड़ेगा और क्या फ्रेंचाइजेज इस नुकसान को बर्दाश्त कर पाएंगी? फ्रेंचाइजेज किस चीज़ का नुकसान? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मैम, वही मैंने आपसे अर्ज किया ना कि बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, बेपर की गुफ्तगू हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ही ने सवाल किया तो बता दीजिए किस चीज़ का नुकसान? जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं, जो एक हाइप क्रिएट होती है या साहब, उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। नहीं, हाइप तो क्रिएट होती है, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या टूर्नामेंट कराना जरूरी था या हाइप क्रिएट करना जरूरी था? क्योंकि क्रिकेट के साथ ना अवाम का जुनून जुड़ा हुआ है, और अवाम वो इमोशंस, वो जुनून, वो सब कुछ, एक पैसा और एक इमोशन। नई टीम्स की भी इंडक्शन हुई है तो उनके भी ज़ाहिर कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। बिल्कुल ठीक है, आपने एक्सपेक्टेशन थी नई टीम की और लोगों की, उनके साथ एसोसिएशन भी थी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है उधर के एनर्जी क्राइसिस है, और इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑफिस जो है वो जनाब लोग घर से बैठकर काम कर रहे हैं। तो अगर ये मूवमेंट होती और लोग आकर मैच देखते, ट्रांसपोर्ट भी जाती, लोगों के पैसे भी खर्च होते, तो आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन में टूर्नामेंट होना बहुत जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माजी में जिस तरह कोविड आया, माजी में जिस तरह सिक्योरिटी सूरत हाल रही, हम अपना टूर्नामेंट दुबई उठाकर लेकर चले जाते थे। टूर्नामेंट अब पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के मैदानों पर खेला जा रहा है, गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लोगों की एसोसिएशन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उनकी जिंदगियों को तो आप खतरे में नहीं डाल सकते। तो वो घर पर बैठ के मैच देखें, अपने स्टार खिलाड़ियों को एक्शन में देखें, ये चीजें तो आती जाती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ये चीज़ें आती जाती रहती हैं। मैच होना ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का। और इस हाल में यकीनन जो इन्वायरमेंट बन चुका था, उसके बाद वैसे एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उज़ैर देखा जाए तो ये लीग ही थी, और लोग बड़े कनेक्टेड होते हैं। PSL को लेकर बड़ा शोर शराबा होता है, इमोशंस जुड़े होते हैं, और हर बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है। कहीं ना कहीं लोगों का जो क्रिकेट को लेकर जुनून होता है ना, और जो एंटरटेनमेंट वाइज वो चीज़ें होती हैं, वो उस चीज़ को भी खातिर खा रखा जाए तो देखें ना, वाकई हालात इस बार मुख्तलिफ हैं, एनर्जी क्राइसिस है, और पहले ही जनाब जो ज़रूरी काम है, जैसे बच्चों की तालीम है, दफ्तरी काम है, दफ्तरी उमूर है, उसको भी वर्क फ्रॉम होम जो है वो किया जा रहा है। और कोविड जो है वो हमें बहुत सारी ट्रेनिंग करवा चुका हुआ है पहले ही। और मां, मैं तो इस फैसले से बड़ा खुश हूँ। मैं तो सपोर्ट करता हूँ। वजह तो पूछ लें पहले मुझसे, वजह तो पूछ लें, मेरी खुशी तो पूछ लें। वो टिकट नहीं मांगेगा टिकट नहीं मांगेगा, ये तो चलें एक अच्छी बात है। लेकिन एक और याया साहब ने नुक्ता उठाया था कि जी ये बहुत अच्छी बात है कि बर वक्त जो है वो पेमेंट हो जाती है। तो यहाँ मुझे उस्मान वजीर याद आ गए, जिनकी हुकूमत पेमेंट नहीं कर रही, उनकी तो पेमेंट कर दे। वो मुक्के चलाते हैं ना, मुक्के चलाएं, जो भी चलाएं, हर खेल को आप बैलेंस तो लेकर चलें। ये क्या बात हुई? वो भी आपके कौमी हीरो हैं, उनको भी आपने उतनी पेमेंट। सिर्फ जो बल्ला चलाता है उसकी चलती नहीं, हॉकी कोई चला रहा है। मुझे मामला थोड़ा अनफेयर लगा, वहाँ मेरे जहन में बात जरूर आई थी, बट मैंने कहा कि यहाँ बनती नहीं है याया साहब से करनी। लेकिन यस, आवाम के लिए मैंने सोचा कि सवाल छोड़ जाऊँ कि उस्मान वजीर की पेमेंट कर दें। अब शायरी हो रही थी, याया साहब ने बड़ी ज़बरदस्त शायरी की, तो अब शायरी की बात कर लेते हैं। एक अजीम शायर की बात कर लेते हैं, जिसने कभी जी मसलहत की चादर नहीं ओढ़ी और ना ही अपने कलम की लो को मध्यम होने दिया। हम बात कर रहे हैं दरवेश सिफ्त इनकलाबी शायर की, जिसे दुनिया जी हबीब जालिब के नाम से जानती है। और आज 24 मार्च है और जालिब साहब का 98वां यौम पैदाइश भी है। और 1928 को भारतीय पंजाब के एक छोटे से गांव होशियारपुर से उठने वाला ये सितारा कराची की गलियों से होता हुआ लाहौर के जिंदानों तक पहुंचा, मगर उनकी आवाज़ में नहीं मानता हर दौर के जाबिर के सामने दीवार बन गई। और उन्होंने गुर्बत की जो कोख से जन्म लिया, लेकिन ज़मीर का सौदा नहीं किया। उनकी सादगी और अवामी ज़बान ने उन्हें
आम आदमी के दिल की धड़कन बना दी और अदबी हलके तस्लीम करते हैं कि हबीब जालिब उन चंद शायरों में से एक हैं जिनकी मकबूलियत में वक्त के साथ कमी नहीं बल्कि मजीद इजाफा हुआ है। माम मुख्तसर ये कि जालिब साहब को मुज़ाहमत का इस्तिआरा कहा जाता है, एक शायरी नहीं बल्कि एक जीता जागता इनकलाब थे। और दिलचस्प बात यह कि 1993 में हमें उदास छोड़ जाने वाले जालिब को उनकी वफात के 16 साल बाद निशान इम्तियाज मिला, लेकिन जालिब तो खुद एक एहसास थे। फैज़ अहमद फैज़ ने उन्हें हकीकी अवामी शायर कहा क्योंकि उन्होंने जी हुजूरी के निज़ाम को ठुकराया। मार्शल लॉ की सख्तियां हो या फिर जमहूरियत के दावेदारों की बेवफाइयां, जालिब ने कभी समझौता नहीं किया। उनकी कुलियात बरगे आवारा से लेकर अहद सितम तक हर लफ्ज़ सच्चाई की गवाही देता है। और तरक्की पसंद हमीदा रियाज ने आपको कुछ यूं ट्रिब्यूट पेश किया कि जब तक भूख और इफलास रहेगी हबीब जालिब की मुज़ामती और इनकलाबी शायरी भी जिंदा रहेगी। और अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और ये सेगमेंट तमाम देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। आईटी प्रोफेशनल हो या नर्स है या किसी टेक्निकल फील्ड के माहिर हैं तो आपके लिए जी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यूरोप की सबसे बड़ी मईश जर्मनी ने अपने दरवाजे हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए खोल दिए हैं, लेकिन वहाँ जाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि जर्मनी जो है अपने कवानीन और अस्नाद की तस्दीक के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और अक्सर लोग एजेंट्स के हत्थे चढ़कर अपनी जमा पूंजी भी गवा देते हैं। जॉब पोर्टल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, जर्मन जुबान कितनी ज़रूरी है और वीज़ा प्रोसेस क्या है, इन तमाम कानूनी बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इमिग्रेशन लॉयर और वीज़ा कंसल्टेंट राना इनामुल्लाह खान साहब। इनाम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि जर्मनी ने जो वीज़ा कवानीन में नरमी और अफरादी क़ुव्वत की तलब में इजाफा किया है, इसकी वजह क्या है, क्यों किया है और किन शोबों में वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज हैं इस वक्त? जो जरा देखें, जिस तरह से पूरे यूरोप में उनके यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, यंग और स्किल्ड लोगों की कमी है, इसी तरह जर्मनी में भी स्किल्ड लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसमें ज़्यादातर एआई से रिलेटेड लोग हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं और हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर टेक्निकल लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसमें हाईली स्किल्ड भी आ जाते हैं, मतलब प्रॉपर हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो भी आ जाते हैं, और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनकी उससे भी ज़्यादा डिमांड है। अच्छा जी, तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारे लोग उसको कैसे स्किल को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जर्मनी ने एक पोर्टल दिया हुआ है जिस पर ये सारी डिमांड्स वो अपने रखेगा कि फ़लाँ प्रोफेशंस में हमें इतने लोग चाहिए, फ़लाँ प्रोफेशंस में इतने लोग चाहिए। ठीक है, अच्छा कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जो हमारे लिए नहीं होंगी, वो कोशिश करेंगे कि ईयू के अंदर से ही, यूरोपीय यूनियन के अंदर से ही पिक करें। ठीक है, और जो यूरोपीय यूनियन से बाहर होंगी ऑब्वियसली उसमें हम लोग क्वालिफाई करेंगे। सही। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तानी इस जो इतनी बड़ी डिमांड है इससे फ़ायदा उठा सके। अच्छा इनाम साहब, जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि पोर्टल पे वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, जो रिक्वायरमेंट है वहाँ जाए लोग और पोर्टल के थ्रू देख सकते हैं। कितना फ़ायदा उठा सकेंगे, तो आपने बता दिया कि बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, तो ऐसी कौन सी गलती है जो ना करें और फ़ायदा भरपूर उठाए? जी, ऑब्वियसली गलती वही है कि अगर आप उन स्किल्स पे पूरा नहीं उतरते, आपने कोई ऐसे ही अपना सीवी अपलोड कर दिया, जैसे हम लोकली अपनी जॉब लेने के लिए प्लम्बर है और आप कारपेंटर की जनाब सीवीज बनवा ली, अपनी सीवीज को उस जॉब के मुताबिक तैयार कर दिया। बिल्कुल ये नहीं करना, आपका प्रॉपर टेस्ट होगा। अच्छा, ठीक है, अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सके तो आप नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। हाँ, आप ये कर लें कि अभी उस जॉब के लिए अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे तो आने वाले दिनों के लिए आप अपने आप को तैयार कर लें। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप डिप्लोमा ले सकते हैं, आप उस हुनर को सीख सकते हैं। अब तो पाकिस्तान में और गवर्नमेंट इतने अच्छे लेवल पे ये काम कर रही है कि आपको फ्री में गवर्नमेंट ने इतने इदारे ओपन कर दिए हैं या उन इदारों के साथ अपने आप को मुंसलिक कर दिया है कि आप मुख्तलिफ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, हेल्थ केयर, लैंग्वेज में आपको फ्री गवर्नमेंट जो है वो कोर्सेज करवा। क्या बात है। अच्छा इनाम साहब, जर्मन ज़ुबान दुनिया की मुश्किल ज़ुबानों में से एक समझी जाती है।
इसमें आपको कितना आपका महारत होना ज़रूरी है? क्या जर्मन ज़ुबान सीखे बगैर भी जर्मनी का वर्क वीज़ा मिल जाता है, या फिर आप सिर्फ इतनी चीज़ों से भी काम चला सकते हैं, चंद जुमलों से, गुतन हैबन, त्रिंग्स तू काफे, ये भी काबिल आपको कबूल मिलने वाला है, इनका वीज़ा तो पक्का करवाएं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपको आती है तो मैं अवेलेबल हूँ। देखिए जर्मन वालों को थोड़ी स्किल्स इन्होंने बता दें कि पोर्टल पर अगर ये वाली ऑप्शन है कि जिसको 2 लफ्ज आते हैं वो आ सकते हैं। किसी को एंकर चाहिए तो अवेलेबल है, जर्मन एंकर चाहिए। एंकर मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। हाँ, तो उसमें ये है, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। डिपेंड करता है ज़ाहिर के को प्रोफेशन क्या है। ठीक है, वो जो एम्प्लॉयर आपको रखना चाह रहा है, आया उसकी ये डिमांड है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए या इंग्लिश से गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब डे बाय डे ये चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन स्टार्ट में मुझे नहीं लगता कि लोअर स्किल्स के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड। हाँ, हेल्थ केयर सेक्टर जिसमें आप 1-to-1 पेशेंट के साथ का भी जहाँ पे चांस नहीं है, वहाँ मस्ट भी होगा। जहाँ भी आपको ह्यूमन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगी, वो ज़रूर आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप ख़ास तौर पर जर्मन तो इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहते हैं। सही है। अच्छा इनाम साहब, अगर हम वर्क वीज़ा की बात करें, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट्स के हवाले से बताइएगा, और साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से क्या शराइत हैं और कितना बड़ा माली बोझ आवाम को उठाना पड़ेगा अगर कोई जाना चाहे। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट तो ऐसे इसमें रिक्वायर्ड उस तरह से नहीं होगी, लेकिन आपको जैसे आप कहते हैं जी मेरा 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो ये प्रूफ करने के लिए कि आया आपने कहीं से लेटर तो नहीं बनवा लिया, वो ये देखेंगे कि सैलरी आपकी अकाउंट में आ रही है। ठीक है, कोई या एटलीस्ट आपको कैश इन हैंड मिल रही थी, तो कोई आपके पास ऐसा प्रूफ है, जैसे कोई लेबर कार्ड होता है या हमारे यहाँ जो ऑफिस कार्ड, सोशल सिक्योरिटी, यस, EOBI जो है, जो हमारे लोग जमा ही नहीं करवाते, वो बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है। EOBI का बड़ा रोल है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे लेबर और स्किल्ड लोगों के लिए एक ऐसा परमानेंट है जो अगर किसी के पास है तो वो आपकी उन रिक्वायरमेंट्स को जो किसी भी कंट्री में वो शक की निगाह से देखते हैं कि जी ये बंदा शायद फेक ना हो, तो EOBI क्योंकि आपका एम्प्लॉयर वो जमा करा रहा हो। बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। लोग समझते थे कि 60 साल की उम्र के बाद ही इसका फायदा नहीं, हुकूमत की तरफ से आपको कोई खर्चा मिल रहा है, लेकिन उसका पहले भी बहुत फायदा है। मैंने, क्योंकि हम बीइंग ए इमिग्रेशन लॉयर, हम कनाडा का भी काम करते हैं, कनाडा इमिग्रेशन का, उसमें भी कनाडा जो है वो जाके EOBI को चेक करते हैं, क्योंकि वो पोर्टल की एक्सेस सबके पास है, वहाँ पहुँचा जा सकता है, वो आराम से वहाँ से देख लेते हैं। कनाडा की आपने बात की, एक उसके हवाले से भी एक बात सुनने को मिलती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इज इट ट्रू? कह सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कि कोई डबल हो गई या ट्रिपल हो गई, ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, महंगाई हर जगह हुई है, लेकिन ओबियसली उस तरह से नहीं है। जो असल में सोशल मीडिया पे आके लोग कुछ तो उन्होंने बेचना होता है ना, नहीं तो बेचना नहीं, वो ये कह रहे होते हैं कि हमें ना कहें कि हम आपका कोई काम कर हाँ, कहते हैं मैं आ गया हूँ, ज्यादा ना लोग आए कि ऐसे ही है, ऐसे ही है। लोग चाहते भी नहीं है, लोग ये रहेंगे खुद 40-40 साल से, 50-50 साल से वहीं रहेंगे और कहेंगे नहीं नहीं आप लोग ना आए। बहुत मुश्किल है। कनाडा में मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि कनाडा में और आपको क्या चाहिए, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, बच्चों के स्टाइपेंड मिल रहे हैं, तो एक्सपेंस तो आपके यही है, पीछे आपकी ग्रोसरी और लिविंग कॉस्ट ही है ना। ठीक है, इतना तो वीकेंड पे भी काम करके आप पैसे निकाल सकते हैं। नाम साहब, अगर जर्मनी की हम बात कर लेते हैं, कोई मतलब फ्लाइट ले भी लिया आपने कनाडा से? ज़्यादा तो मतलब लोग इंटरेस्टेड यही होंगे ना, किसी ने अप्लाई कर दिया है, चला भी गया, जॉब भी हो गई, अब परमानेंट वीज़ा की तरफ अगर उसने जाना हो, परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाना हो, फिर सेटल होना हो, ये सारा प्रोसेस। अच्छा, अब देखें, जर्मनी आपको किसी एम्प्लॉयर ने बुलाया, ठीक है, और उस पे 2 साल का वीज़ा है, 3 साल का वीज़ा है, फिर वो एक्सटेंड हो गया, 5 इयर्स के बाद आप PR की तरफ जा सकते हैं, जो EU का लॉ है। ठीक है, 5 इयर्स के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी या अपने आप को वहाँ पे नेशनैलिटी की तरफ, ठीक है,
नेचुरलाइजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये शर्त ये है कि लीगली आपका एम्प्लॉयर आपके वीज़े को एक्सटेंड करे। अच्छा, वो एम्प्लॉयर अगर नहीं कर रहा तो वो आपको एनओसी दे दे, आप किसी और एम्प्लॉयर के साथ आ जाए, या आप वो कंट्री आउट हो के पाकिस्तान आए, फिर दोबारा वीज़ा लें, फिर चले जाएं। ठीक है, आपको वहाँ टाइम स्पेंड करना। ऑब्वियसली यूरोप में पासपोर्ट लेने के लिए 7-8 साल तो लग जाएंगे, लेकिन लीगली आप रह सकते हैं। इवन के जो ये स्किल्ड वर्क वीज़ा होगा, एक टाइम के बाद आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। वाह, जबरदस्त। यानी कि ये सारा प्रोसेस जो है इनाम साहब ने बता दिया। अब करना आपने ये कि पोर्टल पे जाना है और अपने इंटरेस्ट की चीज़ देखनी और अप्लाई करना है, और कोई 2 नंबर ही नहीं करनी, और किसी एजेंट के हाथ भी नहीं लगना है। ऐसे कि जो एग्रीमेंट है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो अभी नहीं हुआ, वो भी होना बाकी। तो कोई अगर अभी से डन बेस पे बातें कर रहा है जो कि बड़ी बड़ी की भी जाती हैं, उनसे आपने मोहतात रहना है, समझ जाना है कि रॉन्ग नंबर है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।